एक चीज बताइए इसके ऊपर। सोचा आप लोग के साथ एक दफा क्लास में रिव्यू करा दूं जो पैसेजेस हैं। क्या मसले आ रहे हैं किसी को पैसेजेस में? अब कोई क्या प्रॉब्लम्स आ रही है पैसेजेस में? इज देयर एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट, एनी कांसेप्ट जो आपको लग रहा है क्लियर नहीं है? Where is everyone? I'm audible, right? Why is no one answering? Mistakes in close meaning words. अच्छा, close passages तो ना practice में आपके हो जाएंगे, उसका इतना मसला नहीं है। आप passages, I'm talking about reading passages, क्योंकि हम मैम कॉन्सेप्ट सही क्लियर नहीं होते अक्सर। कौन से कॉन्सेप्ट आप मैं तेरे बार पूछती हूँ कि जिसको जो क्लियर नहीं है मुझसे पूछ लो। आई रिपीट एवरीथिंग सो मेनी टाइम्स। तो यू टॉकिंग अबाउट द टेस्ट कॉन्सेप्ट्स, यू टॉकिंग अबाउट द क्लास कॉन्सेप्ट्स? बिकॉज देखो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबसे पूछूं इंडिविजुअली कि क्या मसला आया वगैरह, एंड अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, पैसेजेस की बात करें आप, तो देखो वो तो आपकी जो अगर पैसेजेस आपको, जैसे शाहिद ने बोला ना, देखो उसने ये टोल्ड कि आप दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट आई बिलीव एक और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इवन आई गेट कंफ्यूज, एंड मेरे भी वो गलत हो जाते हैं, बिकॉज वो होते ही टू ट्रिक द रीडर। ठीक है, उनको हटाकर इफ यू टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, तो उसमें ना भी कर सकते हैं कि आप लोग छोटे छोटे पैसेजेस 5-6 लाइनों के उठाएं, इंटरनेट से पैराग्राफ्स उठाएं, या नॉवेल्स जो डिफिकल्ट वाली होती है ना, जो देखो नॉवेल्स, बल्कि नहीं नॉवेल्स नहीं, आर्टिकल्स जो मुश्किल वाले होते हैं वो उठाएं, उनके 5-6 लाइंस को उठाएं, उनको रीड करें और उनको अपने आप को समझाएं कि अच्छा इसमें बोल क्या है, एंड देन गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च कि अच्छा इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है। तो ट्राई डूइंग सेल्फ स्टडी साइट पे, एक्सेप्ट द मटेरियल जो शायद हम लोग प्रोवाइड करें, बिकॉज वो हम आईबीए के टेस्ट के हिसाब से प्रोवाइड करें। रीडिंग की इंटरप्रिटेशन इज समथिंग जो या तो आपके अंदर होगी या नहीं होगी। दैट इज नॉट समथिंग जो मैं या इवन कोई भी टीचर आपके अंदर बिल्ड कर सके। सो फॉर दैट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप भले इवन इफ आपको कार्स का शौक है, टेक एनी आर्टिकल्स इन कार्स एंड ट्राई रीडिंग डिफिकल्ट वाले, जिसमें मुश्किल वर्ड्स हैं, जिसमें उनको इंटरप्रेट करो दिमाग में कि अच्छा इसमें ये बात हो रही है, राइट, मेन आइडिया ये है, पैराग्राफ 1 ये बात कर रहा है, पैराग्राफ 2 ये बात कर रहा है, पैराग्राफ 3 ये बात कर रहा है। ट्राई बिल्डिंग योर ओन क्वेश्चंस। अच्छा, अगर मैं तो um, फिर इसीलिए जो है ना, इससे आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अच्छा, राव राव, कैन यू प्लीज कॉपी एंड पेस्ट दिस क्वेश्चन इन एवरीवन, डायरेक्ट मैसेज ना करो ताकि एवरीवन कैन रीड योर मैसेज। अच्छा, any other queries other than interpretation, because that is something जो मैं जितना भी आपके अंदर, जितनी भी मैं आपको कोशिश करवा लूँ ना, that is something that comes on your part। ठीक है, that is that shows कि आप साइड में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, that is completely okay, but what you are doing about it, what you are doing to improve is what counts। ठीक है, मैं आई एम हेयर, शायद आप लोग को इतना अकोमोडेट कर रहे होते हैं, अलीना इज देयर, आप लोग कोई भी कुछ भी आर्टिकल, कोई भी पैसेज उठा के मेक अ हैबिट के रोज 2 से 3 पैसेजेस करो। सही है, एंड दैट इज गोइंग टू, देखो आईबीए के टेस्ट और एसएटी के टेस्ट, दे आर नॉट समथिंग जो आप कर ही नहीं सकते। वो ऑब्वियसली दे आर देयर तक, क्योंकि वो डुएबल होते हैं। आपको शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन अगर मेरे भी शुरू में जब मैं एसएटी स्टार्ट किया था ना, मेरे भी रीडिंग में आते थे 4-5 आउट ऑफ 11, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पैटर्न कि अच्छा आईबीए के टेस्ट में ये सवाल बहुत रिपीट होता है, आईबीए के टेस्ट में ये पैटर्न बहुत रिपीट होता है एक सवाल के अंदर। ठीक है, हालांकि पेपर पैटर्न रिपीट नहीं होता, बट ऑब्वियसली देयर आर सम सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बना सकते हैं एग्जामिनर, राइट? वो बार बार एक चीज चेंज तो नहीं कर सकता ना। तो इंग्लिश के आंसर्स, इंग्लिश के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली एक पैटर्न होता है, एक विजिबिलिटी होती है जो आपको इंटरप्रेट करने आनी चाहिए, एंड दैट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस, एंड वो ना मैं करवा सकती हूँ ना कोई करवा सकता। राव ये सेइंग कि अब रोज क्लासेस करवाया करें, हम खुद करने बैठे हैं तो क्वेश्चंस रॉन्ग होने लग जाते हैं और इन दी एंड पैसेजेस बंद करके रख देते हैं। तो फिर मैं काम करती हूँ, मैं आपकी जगह पेपर भी दे देती हूँ, बिकॉज देखो मैं रोज, चलो
एग्जाम्पल मैंने रोज रखवा भी थी क्लासेस, तो दैट इज गोइंग टू स्पून फीड, दैट इज गोइंग टू बी मी स्पून फीडिंग, सही है। तो उसमें फिर आपका कोई फायदा नहीं है, आप एक माइंड बना लोगे कि अच्छा मैम करवा रही, मैम के साथ बैठ के हो जाता है। सो द रियल चैलेंज, यही तो रियल चैलेंज है कि क्लास में अगर आपसे हो रहा है और आपसे अगर अकेले बैठ के नहीं हो रहा, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मसला क्या आ रहा है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझसे टाइम का मसला हो रहा है, या मुझसे इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही, क्या मसला आ रहा है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो कोर्स वर्क हमने आपको प्रोवाइड किया वो तो आप करो ही, लेकिन साइड में जो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, और इवन अगर किसी ने क्लासेस मिस किए तो हम रिपीटिंग इट, कि अपनी मर्जी के अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आर्टिकल्स उठाओ, डिफिकल्ट वंस, वो बिल्कुल ABCD वाले नहीं बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल वाले जिनमें एक्सपर्ट आर्टिकल्स दिखे होते हैं, पढ़ो उनको, बोलो अच्छा इसमें ये बात है, ये बात है, एंड देन ट्राई इंटरप्रेटिंग, ट्राई गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, ट्राई गेटिंग द मेन आइडिया, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज वो आपके वोकैब में भी हेल्प करेगी। व्हाट आई डू इज, जब मैं आप लोग को पढ़ाने की, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं आप लोग को पढ़ाने की प्रिपरेशन कर रही होती हूँ, obviously I have to come to the class prepared, right? There are a lot of words passages में, poems में, कि अच्छा मुझे ये word नहीं समझ रहा, what I do is I go on the internet, I search, अच्छा इसका मतलब ये, what that does to me is कि that brings a greater understanding of the passage of the poem to me, plus that adds to my vocabulary। तो आप लोग ये ना करा करें अच्छा ये word समझ नहीं आ रहा, अच्छा इसका मतलब ये होगा, ठीक है, नहीं, don't do that, go to the internet, search it, देखो words आप अभी सर्च कर सकते हो, you cannot search the vocabulary words or the phrases इन योर टेस्ट। तो अभी जब आप सर्च करके लिंक बनाओगे ना कि अच्छा ये वर्ड यहाँ पे यूं यूज हो रहा है, अच्छा दिस इज ब्रिंगिंग दिस इंपॉर्टेंस टू द पैसेज, टू द पैराग्राफ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड कनेक्शंस। ओके, अमानी इज सेइंग, एक सेकंड, लेट मी स्क्रॉल अप, can you explain one passage today which contains two passages, like comparing two passages? अच्छा अमानी, ओके, I'll do that in the next class because आज का मेरा agenda fixed है, but ठीक है, I'll do that when we come to the next class, ठीक है। I'm going to get two passages जो एक ही के अंदर होते हैं, इसके साथ क्वेश्चन होता है, सही है। Is there any other queries? कोई और सवाल किसी को, कोई और मसला आ रहा है? वाजिद, I hope I answered, वाजिद and Rahul, I hope I answered your queries। और कोई बाकी सब, फातिमा, लाइबा, अब तो मुझे नाम भी याद हो रहे हैं सबके, फातिमा, लाइबा, शकील, शबीर, इज एवरीथिंग क्लियर? आप लोग कोई मसला आ रहा है, कुछ भी, एनी कॉन्सेप्ट्स जिसमें कोई मसला आ रहा है? एंड आई होप यू गाइस आर टेकिंग नोट्स जो मैं कह रही हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, उस वक्त एज ह्यूमन हम बोलते हैं हमें सब याद है, ये तो इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है, बट एंड में व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द नोट्स देन एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू बिल्ड, सब कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन इंग्लिश, आई स्टिल हैव माय एसीटी के इंग्लिश के नोट्स, बिकॉज दैट हेल्प्स मी कि अच्छा ये कनेक्शन है। So make sure whatever I'm saying, जो आप लोगों को देखो, आप लोगों को जो लग रहा है कि oh this is something that I don't know, this is something that I feel is important, write that down, ठीक है। You guys have recorded lectures, put in some effort, हर किसी का एफर्ट सेम नहीं होगा, some will be able to do it बहुत easily and maybe they'll advise this कि ये तो बहुत आसान है, but some may not be able to do that, that does not mean कि आप नहीं कर सकते, it does, बस थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। एंड शुरू में गलत होंगे, यू गाइस स्टिल हैव ऑलमोस्ट 2 months, बल्कि 2 मंथ 1.5 months है। एसएटी की तैयारी मैंने एंड के 1 मंथ में की थी, यू गाइस कैन डू इट इफ यू बिकम सीरियस अबाउट इट। जो मैं बता रही हूँ लकीर के फकीर नहीं बन जाओ कि अच्छा ये बोला है क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है, मैंने एक पैसेज बोला है, आप एक पैसेज करो, इंटरनेट पे और ढूंढो, इंटरनेट सबके पास है, सबके पास है, ट्राई गेटिंग मोर। I feel English boring. Any suggestion to take English? I feel you, शकील, मेरे साथ भी यही होता था। Try doing SAT के सवाल 60 minutes में 4 passages. But again, उसको counter करने के लिए what I do is trick your brain. This is something that I've learned बहुत, जो मुझे अभी university में भी काम आती है। This is not something related to your um, aptitude test. अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो कोर्सेज है ना उसमें बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं, ये तो कुछ वो 30-35 पेजेस का एक आर्टिकल होता है। देखो उसका व्हाट आई फील वर्क्स फॉर मी इज आई ट्रिक माय ब्रेन, ऐसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इससे इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं, दैट इज व्हाट आई लिटरली टेल माय सेल्फ। एंड देन आई ट्राई रीडिंग इट एंड अच्छा इसमें ये बात कर रहा है, एंड आई ट्राई एक्सप्लेनिंग इट टू माय जोर, अच्छा इसमें ये बात कर रहा है, ओह दिस इज सो इंटरेस्टिंग, हालांकि इट्स नॉट, इट्स लिटरली द ड्राइएस्ट थिंग ऑन प्लैनेट। बट जब आप when you keep telling yourself ना कि ओह ये नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा, this is so boring, this is so boring, and this actually becomes boring for you. If you try telling yourself कि नहीं this is something that I want to conquer, this is something that I want to do, अच्छा इसमें ये बोल रहा है, अच्छा इसमें ये बोल रहा है, try building connections, don't read अच्छा ये पढ़ लिया, अगर सामने जैसे ये लिखा हुआ है पैसेज पढ़ा, विंटर स्प्रिंग्स आर ऑलवेज सॉगी ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ लिया, नो, read 2-3 lines,
reflect on it, take 10 seconds, say अच्छा इसमें ये बात हो रही है, oh that is how the main idea is connected to this. Try tricking your mind. That is the piece of advice that works for me. उसके अलावा मुझसे काम नहीं होता, अगर मैं अपने आप को mentally prepare नहीं करती, I cannot do passages and readings. कुछ पैराग्राफ इंटरेस्टिंग लगते, कुछ जहर लगते. यस सेम, जब मैं केमिस्ट्री फिजिक्स, आई हेट साइंस बहुत ज्यादा, नो ऑफेंस टू दी साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, लेकिन जब भी मैं पढ़ती हूँ ये केमिस्ट्री फिजिक्स वाले पैसेजेस, मेरा दिल चाहता है मैं छोड़ दूँ, मैं फेल हो जाऊँ, बट आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि अच्छा this is something that I don't know. I have to literally mentally prepare myself कि अभी साइंस का पैसेज आ रहा है. This is something that I hate, but this is something that will add to my knowledge. And what I do is I don't do it for the sake of doing it. देखो, there is this mindset that is literally going to change your life कि आप किसी चीज को करना या किसी चीज को पढ़ना उस मकसद से ना करो कि ये मुझे करके खत्म करना है. उसको उस मकसद से करो कि this is something that I want to excel in, this is something that I want to learn something out of. This is not just related to the passages, because देखो, this might sound very motivational speaker sort of thing to some of you, but trust me, पहले मुझे भी लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, कि इसको ऐसे माइंड को ट्रिक करो. But once you get into that habit now, कि आप पेपर करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि this is something that I have set my heart and mind to, and I have to do it because this is interesting to me. What you tell your brain is what it believes. सही है, this is very very true. And ma'am, listening to your views, and I think your views can help us more. Obviously, I'm here for you guys anytime. मैं आप लोग को इसीलिए हर क्लास में पूछती हूँ, किसी को कोई भी मसला है, कुछ भी, you can ask me. Just इससे related नहीं, कोई भी आपको इंटरप्रिटेशन में मसला हो, anything other than this, I'm always here for you guys. बाकी जिसको जो भी मसले हैं, you guys can ask me क्लास के बाद, आप कुछ ये मसला है बता दें, कर दें, as long as it's relevant to the course obviously. ठीक है, और किसी को कोई सवाल है, कुछ भी, before I start the class? I hope this helped you guys. आर्यान, अब्दुल जब्बार, आई थिंक आज पहली दफा मैंने आपका नाम देखा है क्लास में. Are you new student या क्या, या did you attend the classes पहले? सवेरा, Marvi, Nisha, is everything clear to you guys? Ikra, Awez, सोनी. अच्छा, वन थिंग, अभी जब आप लोग पैसेजेस प्रैक्टिस लंबे पैसेजेस पे आ जाएंगे ना, प्लीज 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 टाइम योरसेल्फ. प्लीज टाइम योरसेल्फ. दिस इज समथिंग जो बहुत लोग नहीं करते, एंड देन दैट adds to the exam anxiety so much. And जिसको एग्जाम एंजाइटी है यहाँ पे, जो डर जाते हैं एग्जाम को देखकर, and that is completely okay, that happens to me too sometimes. What I suggest to you is try training your mind by doing your papers, doing exams in exam settings. Bed पे बैठ के बिल्कुल लेट कर नहीं करो exam, especially if you have exam anxiety. आप sit in a quiet place, set a timer, open your laptop or whatever resource you're doing it from. बोलो अच्छा, keep a bottle distraction side पे करो, and try doing it in one go. Trust me, doing a paper in one go and doing it in breaks has a lot of difference in your result. क्योंकि अगर आप ब्रेक्स ले लेते हो तो your mind gets refreshed बार बार. But the key to aptitude test is that you need to train your mind into continuously thinking. क्योंकि अगर आपने एक passages करे and then you take a break and you're like मैं next बार में करूंगी, then what happens is कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, and then you come back, so आप एक फ्रेश माइंड के साथ आ रहे हो, तो जिससे आपकी इंप्रूवमेंट बेहतर होगी, and that is going to overestimate your results. So I suggest कि जब अभी से आप लोग पैसेजेस और पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, भले मैं ये नहीं कह रही ऑब्वियसली 100% नहीं हो सकता, इंसान थक जाता है. ट्राई डूइंग 3 पैसेजेस एक साथ, 2 पैसेजेस एक साथ, फिर 1 घंटा एक साथ करके देखो, 45 मिनट्स एक साथ करके देखो, मैथ्स के क्वेश्चंस ऐड करो साइड पे, बिकॉज जब तक आप एक रिदम में, एक पैटर्न में एक पेपर नहीं करोगे ना, बहुत डिफरेंस हो जाएगा. बिकॉज मैं भी पहले ये करती थी कि मैं एसएटी का 12 मिनट्स के टाइम में क्लास करके छोड़ देती थी, बट जब मैं एक साथ करती थी ना, तो क्योंकि आपका माइंड ट्रेन नहीं होता कि वो एक साथ इतनी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सके. And that is why aptitude tests work for some and for some they do not, because it's all about your mind training and logical sense. How much time should be given, that depends on the length. लाइबा के अगर बड़ा पैसेज है, जैसे ये जो सामने पैसेजेस खुले हुए आपकी स्क्रीन पर, ये वाला, ये तो बहुत छोटा है, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है. और जैसे अगर कोई बहुत बड़ा पैसेज है, कंसिडरिंग पूरा एक पेज का, 12 मिनट्स, 13 मिनट्स, ठीक है. एंड अगेन
एप्टीट्यूड टेस्ट की, आईबीए के टेस्ट की अच्छी बात भी ये होती है, बुरी बात भी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अच्छी बात ये होती है कि यू गेट न्यू टाइम, यू गेट न्यू पैटर्न एवरी टाइम, सो आप सोच सकते हो कि अच्छा क्लोज पैसेज, अब लेकिन देखो सोच के जाओ, क्लोज पैसेज में टारगेट बना के जाओ, क्लोज पैसेज में मुझे 5 मिनट लगाने एक में, if 20 lines का पैसेज है, एक पेज का पैसेज है 13 to 14 minutes, if half page का 7 minutes, if बिल्कुल एक पैराग्राफ है 4 to 5 minutes, ऐसे build on it and try doing it, because अगर आपके अभी एक साथ पैसेजेस करने में, एक साथ पेपर करने में अगर 10 minutes बच रहे, 5 minutes बच रहे, that means आपके एग्जाम के डे में कोई टाइम नहीं बचेगा, because obviously एग्जाम की एंजाइटी, एग्जाम का स्ट्रेस इज डिफरेंट। तो इफ अभी ही आप ओवर टाइम जा रहे हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यू देखो एप्टीट्यूड टेस्ट में वन थिंग दैट एब्सोल्युटली सक्सेस कि आपको सब आ रहा होता है बट टाइम खत्म हो रहा होता है, ठीक है? तो डोंट क्या कहते हैं, गिव योरसेल्फ द चांस कि आप उस सिचुएशन में फंसे। ट्राई टाइम प्रैक्टिसिंग, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिसिंग प्लस टाइम प्रैक्टिसिंग, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और एनी मोर क्वेश्चंस? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू दिस पैसेज जो आप लोगों के टेस्ट में आए थे, ठीक है? ये पैसेज नंबर 2 सबने पढ़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज वाला, ठीक है? एक सेकंड, पैसेज नंबर 1 करेंगे पहले, द विंटर एंड स्प्रिंग वन, ठीक है? हाँ, टाइम तो लगेगा ना शिराज, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। आई नो अभी सब बहुत डरे होंगे, बट ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इट मेक्स यू परफेक्ट। बिकॉज मैं भी पहले जब ऐसे के रीडिंग पैसेजेस करती थी ना, यूज्ड टू टेक मी 1.5 आवर्स, बट एंड में जाकर मुझे लगते थे 20 मिनट कम हुए थे। बिकॉज देखो जब आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी इंटरप्रेट, मैं आपको ये समझा रही हूँ ना, क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है, पेपर में पैटर्न होना हो दैट इज अनदर टॉपिक, बट क्वेश्चंस में एक पैटर्न होता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप दे सकते हो। सो ट्राई प्रैक्टिसिंग, और एक पैसेज जो आपने कर लिया उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, उसको समझो कि मेरा ये आंसर गलत क्यों है, ठीक है? अच्छा, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, बहुत लेट हो रहा है बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल इट यू। जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, वन थिंग आई मेड श्योर वाज कि जो गलत आंसर्स है ना, उनको मैं देखती थी कि वो गलत है क्यों, इवन इफ मेरा आंसर सही होता था, इवन इफ मेरा आंसर सही होता था, आई यूज्ड टू गो बैक टू द रॉन्ग आंसर्स एंड मैं देखती थी अच्छा ये गलत है क्यों, मैं लॉजिक देखती थी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली वो क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट होता है और आप तुक्का मार लेते हो, वो सही हो जाता है ना, सर्कल देम कि दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव डाउट ऑन, दैट आई हैव डाउट्स ऑन, एंड देन गो टू द आंसर्स। और जो अगर आंसर सही है आपका, तो देखो कि जिस क्वेश्चन के साथ, जिस ऑप्शन के साथ आपको शक था कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो क्यों नहीं है, और जो किया है वो क्यों है, ठीक है? दिस इज गोइंग टू टेक सम ऑफ योर टाइम, बट these are the slow steps that you have to take, ठीक है? अच्छा, और let's move forward now. Passage number 1, let's do इसका पहला वाला करेंगे क्वेश्चन हम, the word debris in the second, let me पेज व्यू मुझे सही करने दो, ओके? चलो, the word debris in the second paragraph most nearly means, कहाँ लिखा हुआ है? second paragraph, yes, here it is. The lights, एक second, I'm reading word that I'm coming. Okay. This says that the lights began to flicker. She rushed outside in time to see a half-mile wide tsunami of turning mud, sand, and debris thundering down the hill. ठीक है? इसका आंसर, अब we are going to move forward जल्दी-जल्दी, ठीक है? इसका आंसर was ruins. ठीक है? Anyone जिसको कोई प्रॉब्लम है कि ruins क्यों नहीं है? इसका आंसर ruins इसलिए है because debris का मतलब यहाँ पर it's the damage that has been done, is the damage that has been the leftovers of the tsunami जो है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. Why not be? Because collateral is security. Shakil, collateral is basically something that you, इसका लिटरल मतलब ये है शकील के यू गिव समथिंग टू समवन एज अ कोलैटरल, एज अ सिक्योरिटी मेजर, ठीक है? डेब्री का मतलब यहाँ पे बेसिकली है, डेब्री हम यूज करते हैं फॉर रूइंस, फॉर dirt that is left behind, basically all the leftover dirt वगैरह जो थी ना, उसके लिए ruins यूज होता है, ठीक है? उसके लिए debris यूज होता है, ठीक है? Moving on to question number 12. Question number 12 is it can be inferred from the passage that, इसका आंसर जो है हमारा है सी, ठीक है?
सी यहाँ पर क्रिस के रैन टू सेव द लाइफ के यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ एक सेकंड हाँ the mountains had fallen she cried houses had been swept away he got the gist landslide अब यहाँ पे obviously ये बता रहे हैं कि she called him to tell him कि ये हो रहा है and she was crying about it तो why did he rush home he rushed home to see what was happening and what was the problem and to help his wife and children ठीक है this was a straightforward question तो इसका आंसर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर की में is different so इसका आंसर सी नहीं है इसका आंसर डी है ठीक है so I want you to correct this इसका आंसर सी नहीं है इसका आंसर डी है why because इधर वो मेंशन किया हुआ है कि जो है ना यहाँ पर the traffic had come to a halt क्योंकि there was a stew of sand clay वगैरह तो obviously ये कहाँ से आया था sand clay वगैरह that came from the क्या कहते हैं from the tsunami right so obviously the tsunami had impact on the traffic इसलिए इसका आंसर डी है because in the passage कहीं भी ये नहीं बताया हुआ कि वो आगे बढ़ के वो हो रहा था स्लो डाउन हो रहा था ठीक है एंड सब सही है किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पैसेज में शिराज सोनी शलीना शकील निशा राव सवेरा मारवी अब्दुल जब्बार आर यू हियर आलियान सबको क्लियर है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ मूविंग ऑन टू पैसेज नंबर 2 एक सेकंड ठीक है question number 2 passage number 2 or question number 14 is what does the word curb in the second paragraph most nearly mean okay moving on to here even if efforts to curb global warming are successful the number of applications देखो यहाँ पे curb का मतलब है stops या slow down सही है because वो कह रहे हैं curb का literal meaning भी यही होता है to stop or slow down something ठीक है तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपको मतलब नहीं पता तो you can read the passage शुरू से यहाँ से the number paragraph शुरू से पढ़ सकते हो the number of migrants attempting to settle in Europe each year will triple by the end of the century based on the current climate trends alone, independent of other political and economic factors, according to the research. Even if efforts to curb global warming are successful, the number of applicants. So कह रहे हैं कि अगर global warming को रोके जाने वाले तरीके सक्सेसफुल हुए भी उसके बावजूद जो है ना asylum के applications will rise by quarter. ठीक है, this was a straight question. तो इसका आंसर कंट्रोल होगा ग्लोबल वार्मिंग को आप इरेडिकेट नहीं कर सकते हो ठीक है एंड इसलिए इसका आंसर जो है कंट्रोल है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 इज आंसर इज ए ठीक है क्वेश्चन 15 का आंसर ए है व्हाई बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक उसके बावजूद जो है ना क्लाइमेट चेंज वाज समथिंग दैट वाज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द टू दी माइग्रेशन इसलिए नहीं है बिकॉज प्रिडिक्शंस ट्रू है नहीं इसमें कहीं भी बात की पैसेजेस में माइग्रेशन विल रिजल्ट इन क्लाइमेट चेंजेस ये भी नहीं बताया हुआ बस ये बोला हुआ है कि माइग्रेशन के इफेक्ट्स नहीं बताए हुए क्लाइमेट चेंज पे मतलब बेसिकली पैसेज सेज कि माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज के जो क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन जो लिंक्ड है ना उसको लोग अकाउंट में नहीं लेते दैट इज व्हाट द पैसेज इज अबाउट तो option number C is not right as well many people including the policymakers won't be bothered we don't know about that is something that is an assumption so we won't be accounting for that इसलिए इसका आंसर जो है वो A है 16 का आंसर हमारा D है all of the following can be found in the passage except okay let's इसको लाइन बाय लाइन करते हैं because this is something के can be found except मैं आपको बताता 3 सही होते हैं एक गलत होता है ठीक है many of the cost risks will when calculate the impact of migration yes that is what the passage talks about यहाँ पे लिखा हुआ भी है the huge potential cost of migration related conflicts usually omitted yes so A की बात हो रही है the changes in climate will also affect the agriculture in many parts of Asia these effects are likely to render agriculture more difficult if not possible across swaths of the globe including sub-Saharan Africa and parts of Asia this is also true कि agriculture difficult हो जाएगा so B is also right the climate change can pose a threat of war within the Europe ये यहाँ पे लिखा हुआ है
we know from human history that such migrations often lead to conflict and war with devastating consequences. So सही है, इसका आंसर भी इसका obviously war की बात हुई थी यहाँ पर, so that is also right, क्योंकि migration and war are linked, तो इसलिए जो है ना migration की जगह पर उन्होंने climate change लिख दिया. There is a chance that a huge proportion of the people from Asia and Africa would not migrate even after the climate change. ये कहीं भी बात नहीं हुई. In fact इसके opposite बात हुई थी कि even if क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए तब भी माइग्रेशन रेट्स बहुत हाई होंगे. इससे जो है इसका आंसर डी है. क्लियर टू एवरीवन? मूव ऑन करूं मैं? अब्दुल जब्बार, आर यू हियर? गाइस प्लीज डोंट एनोटेट, मुझे बंद करना पड़ेगा. नो मैम, नो मैम का मतलब क्लियर नहीं है या क्लियर है? अच्छा, मूविंग ऑन टू पैसेज नंबर 3. Yes, ma'am, I'm here. So, are you new, Abdul Jabbar? Because I think I've seen your name for the first time. If you're new, have you seen the previous recordings? मैम आपकी टॉकिंग पावर बहुत तेज है. अच्छा चलो ठीक है, आई विल ट्राई टू स्लो डाउन. सही, मुझे बता दो इफ यू थिंक आई एम टॉकिंग फास्ट, आई विल टॉक स्लो. ठीक है, ओके शबीर? यस मैम, आई एम न्यू. हैव यू सीन द लेक्चर्स अब्दुल जब्बार, पहले पुराने वाले? अच्छा, एनीवे, मूविंग ऑन टू पैसेज नंबर 3. शबीर की रिक्वेस्ट पे आई एम गोइंग टू say very slowly, आराम से. ठीक है, पैसेज नंबर 3 पे लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर इज की में असल में सॉकेटिव में प्रॉब्लम हो गई थी, सो जो आंसर्स हमने डाले थे वो चेंज हो गए थे, तो इसलिए आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस द करेक्ट आंसर. 17 का करेक्ट आंसर इज नॉट बी, it's A. Okay, why is it A? The author would be most likely to agree that propaganda is अच्छा, इसका आंसर B क्या हुआ था, लेकिन irrelevant, जो हम irrelevancy की बात करें ना, that is not the main thing that the author would agree on. ठीक है, why is it A? It's A because N ने भी बताया हुआ है कि as the art and science of manipulation come with the non-stop distractions which in the West are now threatening to drown in a sea of irrelevance and rational propaganda, essential to the maintenance of individual liberty and the survival of democratic institutions. What this sentence that might appear very, very absurd and bizarre to many of you, ठीक है, उसका मतलब ये है कि propaganda जो हमारी गवर्नमेंट है ना, basically propaganda का मतलब होता है to create something that might not be entirely true, a controversy of that sort or something. So what government does is कि propaganda, वो controversies and propaganda, it gives rise to that, it gives birth to that. Why? क्योंकि that is important to democracy, यहाँ पे लिखा हुआ है, and the survival of democratic institution. इसलिए जो है ना, इसका आंसर ए है. ठीक है, moving on. एक second, let me. शबीर अब ठीक है? Is the talking about speed fine now? Yes, बोलो. Is there something you want to ask? B था मेरा correct. B is the wrong answer. Socrates में मसला था. The correct answer is A. ठीक है. Moving on to question number 18. ठीक है. Moving on to question number 18. The early advocates of universal literacy, paragraph 1, are mentioned as. Let's go to the paragraph 1 because this is an important one. In regards to propaganda, the early advocates of universal literacy and a free press envisaged only two possibilities: the propaganda might be true or it might be false. They did not foresee what in fact has happened above all in our Western capitalist democracies: the development of a vast mass communications industry concerned in the main neither with the true nor the false, but with the unreal, the more or totally irrelevant. In a word, they fail to take into account almost infinite appetite for distractions. देखो इस पैराग्राफ में they're saying कि जो early advocates का मतलब, अच्छा advocates is a word that I've noticed over the years कि वो SAT और टेस्ट में बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है.
आई डोंट नो इफ इट्स माय ऑब्जर्वेशन, बट एडवोकेट्स का मतलब जो होता है वो सपोर्टर होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो यूनिवर्सल लिटरेसी के सपोर्टर्स है ना, बेसिकली उनके उनकी दो थ्योरीज होती थी कि प्रोपेगेंडा ट्रू होगा ये नहीं होगा, दैट इज इट। बट व्हाट द ऑथर गोज ऑन टू से इज कि दे डिड नॉट फोरसी, बट देखो यहाँ पे द ऑथर इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ही और शी इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, वो कह रहे हैं कि दे डिड नॉट फोरसी, एंड देन आगे वो कह रहे हैं कि दे फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट। तो बेसिकली उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करा है एंड देन दे आर गोइंग ऑन टू कॉन्ट्रडिक्ट इट कि अच्छा दिस इज एन आइडिया बट आई एम गोइंग टू गो अगेंस्ट इट, ठीक है। सो इसलिए जो है ना इसका आंसर, मैम इट इज यस, इट इज अ वेरी टफ पैराग्राफ, आई एग्री। ओके मूविंग, इसका आंसर जो है वाज, which question was this? Yes, 18 का आंसर was C। अच्छा इसका आंसर भी गलत था, सोक्रेटिव में A दिया हुआ था, but A is not the correct answer, ठीक है। The correct answer is C, ठीक है। The correct answer is C because मैंने अभी आप लोग को समझाया कि the author ने इसलिए जो है वो आइडिया मेंशन किया था to counter it later, सही है। Sometimes authors and sometimes good writers do that, and that is क्या कहते हैं a sign of a good writer कि वो शुरू से काउंटर करना नहीं शुरू हो जाते, दे इंट्रोड्यूस एन आइडिया, दे इंट्रोड्यूस अ स्टोरी लाइन व्हिच दे डोंट अग्री टू एंड देन दे गो अगेंस्ट दैट, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी है, ठीक है, वो सही था सोक्रेटिव में। अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात हो रही है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाली लाइन है यहाँ पर। ओके वेयर इज इट? Yes, here it is. In Brave New World, non-stop distractions of the most fascinating nature, the Feelies, Orgy-Porgy, Centrifugal Bumble Puppy. अच्छा, this sounded very weird to me कि है ये क्या है? But when I went and researched on the internet, that this Centrifugal Bumble Puppy, this is a game. Orgy-Porgy is sort of social meeting. So these are basically these are social meetings and games, ठीक है? तो इसको you can take as that. So वो कह रहे हैं कि are deliberately used as instruments of policy for the purpose of preventing people from paying too much attention to the realities of social and political situation. इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पर्पस उसका क्या है कि रियलिटीज, मतलब बेसिकली सोशल मीटिंग, सोशल इंटरेक्शन, गेम्स के थ्रू दे डाइवर्ट पीपल्स माइंड्स कि अच्छा ये जो है ना वो दीज आर द रियलिटीज बट वी आर गोइंग टू, मतलब वो डाइवर्ट कर देते हैं उनका माइंड फ्रॉम द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसका आंसर सी है, ठीक है। बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो वो 2-3 वर्ड्स लिखे हुए थे ऑर्गी पॉर्गी वगैरह, दोज आर फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल मीटिंग्स, एंटरटेनमेंट वगैरह, तो इसलिए जिसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इंटेलिजेंटली ऑन द स्पॉट की बात हो रही है, पैराग्राफ नंबर 2। एक सेकंड, okay here it is. Only the vigilant can make, vigilant का मतलब होता है those who are alert, ठीक है। I tell you guys meanings of words ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, because that's going to help you one way or the other, ठीक है। Only the vigilant can maintain the liberties, and only those who are constantly intelligently on the spot can hope to govern themselves effectively by democratic procedures. यहाँ पे basically they're saying कि जो alert होते हैं, जो जिनको पता होता है कि अच्छा this is something that is being used to control us, so they are intelligently on the spot, basically they are conscious, they are vigilant, they are alert, ठीक है। आगे अच्छा on the spot को आगे भी यूज किया हुआ है। A society most of whose members spend a great part of their time not on the spot, not here and now, not here and now and in the calculable future, but somewhere else in the relevant other parts, world of sports and soap operas, of mythology and metaphysical fantasy will find it hard, etc etc। वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो लोग ऑन द स्पॉट नहीं होते, जो अभी फ्यूचर को नहीं देखते, जो प्रेजेंट को नहीं देखते, बेसिकली दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सोप ओपराज एंड स्पोर्ट्स, तो उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे खिलाफ या हमें प्रोवोक, हमें यूज करने के लिए, हमें प्रोवोक करने के लिए जो है कंट्रोल करने के लिए प्रोपेगेंडास को यूज किया जा रहा है, तो उनको अवेयरनेस नहीं होती। ओनली दोज हु आर इंटेलिजेंटली ऑन द स्पॉट, सिर्फ उनको अवेयरनेस होती है। अच्छा 20 का आंसर इज डी, सही है, ए नहीं है इसका आंसर, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल इट पहले, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर डी है, ठीक है। बिकॉज मैंने अभी ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया कि इंटेलिजेंट ऑन द स्पॉट का मतलब होता है दोज हु आर अवेयर ऑफ द रियलिटीज, ठीक है। सिंस इस पैराग्राफ में बहुत मसले थे आई नो, तो इज देयर एनीथिंग जो आप लोग को समझ नहीं आ रही, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? 18 का ए है या सी? अच्छा 18 का आई वांट टू कंफर्म, 18 का आपका सी है, ठीक है, इट्स नॉट ए, सही है। मैं आप लोग को फिर एक दफा रिपीट कर देती हूँ आंसर्स ताकि आप लोग अपने पास लिख लो। तो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। पैराग्राफ को सम अप करें।
पैराग्राफ को सम अप करूं, अच्छा देखो, आई एम टू फिनिश द लाइन एंड आई एम टू मूव फॉरवर्ड सिंस it was a quiz का passage. Basically they're saying कि propagandas controversies जो होती है ना, those are used to control the audience of a country, and that is something that all of us are aware of. ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स यूज करती हैं टू डाइवर्ट, वो बेसिकली फालतू कंट्रोवर्सी द प्रोपेगेंडास यूज करती हैं ताकि जो बेसिकली डम्ब ऑडियंस है ना, जिनको आइडिया नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग, वो इसमें बिलीव करके दे डाइवर्ट देयर अटेंशन टू दैट. सही है. व्हाई डू दे डू दिस? ताकि जो सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री ना, उससे जो रियलिटीज, जो मसले हैं, उनसे ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट हो, टू डाइवर्ट इट टू एन irrelevant टू नॉट सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम. ठीक है शकील, दैट इज द होल जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, द होल जिस्ट ऑफ द पैसेज. ठीक है. ओके, मैं आंसर सीधे पर रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अपने पास मार्क कर लें. ठीक है. 11 का आंसर ए है, 12 का सी है, 13 का डी है, 14 का बी है, 15 इज ए, 16 इज बी, 17 इज ए, 18 इज सी, 19 इज सी एंड 20 इज डी. ठीक है. चलो, मूविंग ऑन टू आवर एजेंडा फॉर टुडे. आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग जिससे आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है. ठीक है. दैट इज पोम. ठीक है. दैट इज समथिंग जो बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं हम, अगर बोलेंगे, यही सोचेंगे कि पैसेजेस तो इससे बहुत आसान है, बट हो जाएगा अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें. एंड व्हाट यू गोइंग टू डू टुडे इज शॉर्ट पोम्स. लेकिन उससे पहले आई वांट टू गो थ्रू द लिटरेरी टर्म्स. अच्छा, डू यू गाइस नो व्हाट लिटरेरी लैंग्वेज या लिटरेरी डिवाइसेस, व्हाट फिगरेटिव डिवाइसेस आर? ठीक है. आई एम श्योर कि हर किसी को स्लाइटेस्ट आइडिया होगा कि व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस. ठीक है. बेसिकली लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं यूज्ड बाय ऑथर्स. ठीक है. to in the literature, it can be in the form of a novel, it can be form of poem. ठीक है. उसमें जो devices, जो tactics, जो basically जो strategies use होती है ना, to make it a good passage, to make it a good passage or poem, तो वो उनको कहते हैं, उनको जो है ना हम literary devices कहते हैं. ठीक है. तो let's start now. एक second, रुको. Okay guys, sorry, I'm back. So I was talking about literary devices. ठीक है. So let's, ये बहुत सारी है, so we're going to go through these easily, and these are going to be scaring you for start में, but don't worry, हो जाएगा. सही है. We still have 1.5 months, we're going to practice a lot. सही है, हो जाएगा. Moving on to the first one, alliteration. ठीक है. Alliteration is another name for tongue twister. ठीक है. हमने बहुत सुने हुए होंगे, इतने सारे सुने हुए, उर्दू, इंग्लिश, एवरीथिंग, Sally shells, seashells on the seashore, बहुत सारे सुने हुए, right? That is what alliteration is. कि जो initial consonant होता है ना, consonant और vowels का, I hope you guys know the meaning, कि vowel is A, E, I, O, U वाला, and consonant or other is, सही है, तो that is not a part of the vowel words. ठीक है. सही है. ओके. सो जैसे इसमें बहुत से एग्जांपल दी हुई, अ गैंग पेसेस द पियर लाइक एन ओल्ड मैन. ठीक है. देखो यहाँ पे पीपी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. दिस इज एग्जांपल ऑफ एन एक्सट्रीम ऑलिट्रेशन. दिस देखो, ये वाली हर दफा रियल लाइफ में यूज नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती. दिस इज समथिंग जिसको आप यूज कर सकते हो, कि जैसे पेसेस द पियर हो गया, या वॉक द वॉक हो गया, या जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे डबल एक दो वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स में हम कॉन्सोनेंट्स रिपीट कर देते हैं, तो वो अलिट्रेशन हो जाता है. ठीक है. मूविंग ऑन. बलाड जो होता है, व्हाट इज अ बलाड? बलाड इज अ पोम इन अ वर्ड्स दैट टेल्स अ स्टोरी. ठीक है. जैसे
अच्छा बल्कि इसकी एग्जांपल आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड टू लैपटॉप, ये मैं आपको समझाती हूँ, इसको छोड़ दो अभी। लेट्स मूव ऑन टू कपलेट, ठीक है। व्हाट इज अ कपलेट? कपलेट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, आई थिंक इट्स कपलेट, ठीक है। इट इज बेसिकली टू लाइंस ऑफ, अच्छा, टू लाइंस ऑफ द सेम वर्ड्स दैट यूजुअली राइम। इसका मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे दूं अगर पोएम से हटकर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दीज आर द सेम लेंथ्स ऑफ लाइंस का सेम लेंथ है इन देयर राइमिंग, राइट। सो ये कपलेट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेयर सो प्रेस्ड, so well expressed, ठीक है। तो ऑलमोस्ट द सेम लेंथ, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती, एंड राइमिंग एज वेल, ठीक है। एंड राइम क्या होती है? एंड राइम बेसिकली वो होती है कि जिसमें एंडिंग वर्ड्स जो है ना वो सेम साउंड करते हैं, जैसे ये ड्रेस्ड एंड एक्सप्रेस्ड हो गया। मैंने आपको बताया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एंड स्टार आर राइमिंग, सो वो एंड राइम हो गई, ठीक है। एंड राइम में, अच्छा इसको छोड़ो, ठीक है। जैसे ये रहा यहाँ पर द, ये लिखा हुआ है little blue boy come blow your horn, the sheep's in the meadow, the cows in the corn, ठीक है। These are end rhymes. Mary, Mary, quite contrary, how does your garden glow with silver bells and cockle shells and pretty maids and all in a row, ठीक है। This is also the end rhyme, ठीक है। यहाँ तक is everyone clear? मुझे कोई questions नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है आप लोग को एकदम से डर लगे क्या? Is everything clear guys? End line and couplets are same. नहीं, basically couplets में जो है ना इकरा, couplets में yes, they're more or less the same, but couplets में ना the emphasis on the same length and usually rhyming, ठीक है। यहाँ पे ending words की बात हो रही है, यहाँ पे obviously वो भी ending words की बात हो रही है, but यहाँ पे जो है ना they're not talking about the same length। देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा difference है, अगर मैं इसको बड़ा भी कर देती ना, यहाँ पर भी end होता तो that this would have been an end rhyme and not a couplet। अच्छा ये जो है ना this can be a couplet and end rhyme both, but अगर मैं बड़ा पकड़ दूं इसको कौन वाली लाइन को, तो दिस विल बी एन एंड राइम बट नॉट अ कपलेट, ठीक है। क्या इज दैट क्लियर? दिस इज बहुत माइनर डिफरेंसेस, तो इसमें इतना आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। ओके, शकील ने बोला आसान लगा है, बाकी सबको आसान लगा है? लेट मी आस्क, बिकॉज आज की क्लास जो है समझाने वाली है, सो मुझे सबको पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा। अहमद, अलीना, आलियान, अब्दुल जब्बार, फातिमा, आशना, अक्सा, अमानी, लाइबा, बहुत लाइबाज, मायवी, मौजम, निशा, राव, सवेरा, सब क्लियर है कि आप लोग के खुद जवाब नहीं आते। वाजिद, शिराज, शलीना, शकील, इजी है, चलो आई एम ग्लैड। यस क्लियर है, लेकिन पोएम से डर लगता है मेक्स द टू ऑफ अस। चलो मूविंग ऑन, एंजाम्बमेंट पे आते हैं, ठीक है। is when a sentence, phrase or thought does not end with a line of poetry, rather it carries over to the next line, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, जैसे this was something little blue boy come blow over your horn, यहाँ पे ये आइडिया खत्म हो गया। आगे बोलेंगे sheep in the meadow, the cows in the corn, ये आइडिया खत्म हो गया। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं ना, जैसे मैं इसको बोल दूं कि लिटिल ब्लू बॉय, आप आई होप आप लोगों को पता होगा पोम में द लेंथ इज नॉट सर्टन, एक लाइन का, एक वर्ड का भी एक लाइन बन सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बोली लिटिल ब्लू बॉय, दैट इज द फर्स्ट लाइन, सॉरी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में बोल दिया कम ब्लो योर हॉर्न, सो दिस विल बी एन एंजाम्बमेंट। इसको मैंने एंजाम्बमेंट में कन्वर्ट कर दिया है कि एंजाम्बमेंट इज बेसिकली लाइंस या लाइन जिसको मैं दैट द आइडिया कंटिन्यूइंग ओवर द over the next line, ठीक है। I think I had never seen a verse as beautiful as a flower, ठीक है। However, देखो however, I'm sorry, वो जो है देखो यहाँ पर the idea, I think I had never seen, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं यहाँ पे तो आप बोलोगे ये क्या never seen, हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली ये चाहते थे यहाँ पर, इसको भी पूरा यहाँ पे लिख सकते थे, बट that is a literary device that some poets use, कि वो enjambment यूज करते हैं, कि वो ब्रेक कर देते हैं लाइन को and then they move the other half to the next line, ठीक है। Autumn showing off colors slowly, letting the splendid colors flow softly to the earth below, ठीक है। ऐसे करके is this there? अच्छा, moving on, antithesis क्या होता है? Antithesis is as the name suggests, it's a contrast, ठीक है। easy है लिखा है, it was the best of times, it was the worst of times, ठीक है। इस तरीके से कि होता है अक्सर ऐसे कहते हैं कि it was the best and the worst time for me, it is, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि it is the best and the worst thing that can happen to you, that is an antithesis, ठीक है। hyperbole क्या होता है? Hyperbole is something that you guys use a lot. I can never do this passage in 100 years, ठीक है। That is an hyperbole, that is an exaggeration or an overstatement, ठीक है। That is something that is not literally true, but you exaggerate something a lot,
ठीक है, जैसे आई हैव सीन दिस रिवर सो वाइड इट ओनली हैड वन बैंक। ये तो जैसे मैं अगर हम लोग को हमारे टाइम से बताऊं तो यही है कि आई कैन नेवर डू द एग्जाम इन अ मिलियन इयर्स, आई थिंक आई हैव ईटन लाइक अ टन ऑफ फूड। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इंसान इतने बैठ के टन ऑफ फूड खा ले, दैट इज एन हाइपरबोल। बट हाइपरबोल की एप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि आई कुड नेवर डू दिस इन अ मिलियन इयर्स, इसका मतलब है कि दिस इज सो डिफिकल्ट आई कैन नेवर डू इट, ठीक है। बट इट्स नॉट लिटरली पॉसिबल। अगर आप देखो कि मिलियन ईयर्स में किसी चीज को करना, किसी चीज को, ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ मिलियन ईयर्स, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात अगर मैं बोलती हूँ कि आई थिंक आई हैव ईटेड लाइक अ टन ऑफ फूड, तो what does that imply? That implies कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, probably जितनी मेरी capability थी उससे ज्यादा, जितनी मेरी capacity थी उससे ज्यादा खा लिया है। क्या एक टन ऑफ खाना खा लो। So अच्छा, is my voice clear? The Zoom meeting says कि my connection is unstable. Is it clear? Okay. Moving on. I frankly don't know how to pronounce this one. I think this haiku. I'm going to go with haiku. Say it. What is it? It's basically acha. I want you guys to understand what syllables are. ठीक है? Syllables क्या होते हैं? किसी को कोई idea है? यहाँ पे. Syllables basically, if I go and explain it to you in layman, नहीं, they're not rhyming words. Syllables are basically कि आप एक word को कितनी sounds में कितनी ब्रेक्स देखे, कितनी ब्रेक्स में बोल सकते हैं। जैसे चलो आप लोगों के नाम से ही बता दूं, जैसे शकील नाम है, सो इसको मैं शकील बोलती हूँ तो यू कैन नोटिस के इसके दो ब्रेक्स बन सकते हैं, श एंड कील। लाइबा अगर मैं बोलती हूँ तो लाई एंड बा, एंड अशरफ अगर मैं बोलती हूँ तो अश एंड रफ। यू गाइस गेट इट? तो आप लोग, जैसे मैंने जो तीन नाम लिए उन सबके अभी तक तीन सिलेबल्स। अगर मैं एवरीवन बोलती हूँ तो एवरी वन, ठीक है। सो इसके तीन सिलेबल्स हो गए, सही है। ओके, चलो अब जो है मूविंग ऑन, क्या लिखा हुआ है कि अच्छा वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन है उसके 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकंड लाइन है उसके थर्ड 7 सिलेबल्स होते हैं, एंड फर्स्ट के जो थर्ड के जो वापस 5 होते हैं। लेट्स गो थ्रू दीस एंड लेट्स सी इफ दिस इज ट्रू। बिहाइंड मी द मून, ठीक है, इसमें कितने हैं? बिहाइंड मी द मून, 5 हो गए। बिहाइंड मी द मून, 5, ट्रू। brushes shadows of pine trees, ठीक है, brushes shadows of pine trees, 1 2 3 4 5 6 and 7 हो गए, 7 सही है। lightly on the floor, lightly on the floor हो गए, 8, oh sorry 5 हो गए, ठीक है। moving on to next one, just look at the moon, just look at, ये तो बिल्कुल just look at the moon, ये तो 5 ही है। so big and round, trustworthy, so big and round for trust were, नहीं बल्कि सॉरी, ट्रस्ट एक होगा, were and the, yes, 1 2 3 4 5 6 and 7 सही है। guarding us at night, guarding us at night हो गए 5। सब क्लियर है? इसमें किसी को कोई मसला है? बेसिकली देखो, इट्स नॉट अबाउट कि इसका मतलब क्या है, इट्स मोर ऑफ अ क्या आप इसको कितने में ब्रेक कर सकते हो। देखो अक्सर ने भी बोला है ट्रस्टवर्दी का, देखो ट्रस्टवर्दी 3 में ब्रेक हो रहा है ना, ट्रस्ट इज 1, ट्र का ब्रेक नहीं कर सकते। देखो अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते, आप बोलोगे ट्र एक है, सही है। बेसिकली ये तो जितने ऐड कर, नहीं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग आएगा, ट्र को आप एक नहीं बोल सकते, ठीक है। बेसिकली सिलेबल्स में ना एक वावल आना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, गार्डिंग में 2 होगा, अमानी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, गार्डिंग, हाँ सेम थिंग, गार्डिंग बोल दो या गार्डिंग बोल दो, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्ड, बट आई थिंक गार्ड एंड डिंग इज गार्डिंग। गार्ड में देखो डबल साउंड, अगर आप बोलो तो गार्ड में डबल साउंड, ये चेंज ऑफ लिप मोशन, कि आपका लिप कर्व, लिप नहीं, लिप और बेसिकली टंग भी कितनी स्वर्ल हो रही है, ठीक है। सो इसमें इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अगर किसी ने, जैसे शकील ने बोला चेंज ऑफ लिप मोशन, अगर मुझे इस सेंटेंस के सिलेबस निकालने तो चेंज एक रिदम के साथ में बोल सकती हूँ, ठीक है। चेंज मैं अलग नहीं करूंगी इसको, चेंज एक, ऑफ एक, लिप एक, मोशन में मोश एंड अन अलग, ठीक है। ओके चलो मूविंग ऑन, इज एवरीथिंग क्लियर अप टू दिस पॉइंट गाइस? समझ आ रहा है सबको? ओके ग्रेट।
मूविंग ऑन टू अ लिरिक, सही है। लिरिक क्या होती है? दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स लिरिक, बाय द वे इट इज सिमिलर टू दैट, बट वो नहीं है, ठीक है। A lyric poem or a lyrical poem in literature is a poem in which the poet either expresses his feelings and emotions. The poet also represents a character in the first person to express his emotions. It is a combination of lyric and poetry, where a piece of poetry is written as a lyric. Basically, lyric and poetic language means जब आप एक तो first पहले हमने observation क्या की है कि जो पोएट है ना वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। द सेकंड इज के फर्स्ट पर्सन है, इट्स नॉट पीम, इट्स पोम। पोएम नहीं होता, इट्स पोम, POM बेसिकली विद हिंट ऑफ ई, इट्स पोम। पोएम नहीं होता, इट्स पोएम। पोम भी कैसे क्या, इट्स बेसिकली पोम ही होता है विद अ हिंट ऑफ ई इन द एंड, ठीक है। इट्स नॉट पीम और इट्स नॉट पोएम, तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सो सही है। सो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, एक तो ये कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, एंड सेकंड जो है ना वो बात हो रही है अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। लेट्स रीड दिस। बहुत सैड सा लिखा हुआ है, पेन्स ऑफ स्लीप ईयर इन अ बेड माय लिम्स आई ले इट हैथ नॉट। इसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि इसमें फीलिंग्स की बात हो रही है। मैं बहुत ही कोई डीप फीलिंग्स की बात हो रही है, बहुत पेन की बात हो रही है। तो these are the first few lines of the famous lyric poem of Samuel Taylor Coleridge. ठीक है, this poem, as the title suggests, is about the pains that the poet has to go through when sleeping. He explains how he loves to go to sleep as his eyes become quite humble before sleeping. These first lines have a perfect metrical pattern and rhyme scheme to make it an excellent lyric poem. ठीक है, अब उन्होंने ये एंड में क्या कहा है, राइम स्कीम का मतलब आओ देखते हैं। ले एंड प्रे, नीज एंड डिग्रीज, कंपोज, क्लोज, रेजिग्नेशन, सप्लिकेशन, ठीक है, समझ आ गया है सबको? ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन, ओनोमेटोपिया, ठीक है। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है कि साउंड्स को एक्सप्रेस करना, जैसे मैंने बोला द स्क्रीमिंग ऑफ चिल्ड्रन, द शाउटिंग ऑफ द टीचर, इसमें ये भी आ सकता है buzz the bell rang, या thud there was a shot in the air। so ये तो बेसिकली एवरीथिंग एंड एनीथिंग जिसको साउंड्स के तौर पे यूज किया गया, यूजिंग वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिनोट, एग्जैक्टली, सही है। इसमें आप यूं भी कर सकते हो, दी इसमें आप जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई, द बजिंग बी। देखो व्हाई इज ओनोमेटोपिया यूज, बेसिकली ओनोमेटोपिया इज यूज टू गिव एन इमेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑफ। देखो रीडिंग में ना आपको वन साइन ऑफ अ गुड रीडर, वन साइन ऑफ अ गुड राइटर इज कि वो आपके पांचों सेंसेस को एंगेज करे, ठीक है। अगर ओनोमेटोपी आप यूज करते हो तो बजिंग से आप जब आप पढ़ते हो आपके दिमाग में एकदम से आ जाता है, ठीक है। द सैक फेल इनटू द वाटर विद अ स्प्लैश। अगर आप इसका मैं सोचो एकदम से स्प्लैश की साउंड, आपकी थंब की साउंड आ जाएगी। मैं बोलूँ था डिफाइंग देयर वाज अ शॉट इन द एयर, तो आपके दिमाग में शॉट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ही शॉट इन द एयर, तो बेसिकली होगा, बट द इफेक्ट विल नॉट बी द सेम, सही है। तो इसलिए जो है ना फाइव सेंसेस को एंगेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ओनोमेटोपिया को यूज किया जाता है, ठीक है। ये पांचों एग्जांपल देखो, द बजिंग बी फ्लेw away, the sack fell into the water with a splash, the books fell into the table with a loud thump, he looked at the door, the rustling leaves kept him, ठीक है। सो बेसिकली साउंड्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, इजी। Moving on to the next thing, refrain. Refrain is a verse, a line, a set, or group of lines that appears at the end of a stanza or appears where a poem divides into different. अच्छा, what is a stanza? Stanza जो है ना बेसिकली, मैं आप आगे आएगा तो मैं आपको आगे बताती हूँ। stanza बेसिकली जो एक, जैसे हम पैराग्राफ बोलते हैं ना नॉवल राइटिंग में, वो स्टैंजा इज दैट। एक पैराग्राफ पोम के फॉर्म में एक स्टैंजा होता है, ठीक है। It originated in France. इसे इसको छोड़ो। Refrain is a poetic device that repeats at regular intervals in different stanzas, ठीक है। However, अच्छा, बेसिकली व्हाट मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में कोरस आया। हम जब सॉन्ग की कोरस पढ़ते हैं, कोरस पढ़ते तो नहीं है, व्हेन वी लिसन टू सॉन्ग्स, एक कोरस होता है, एक आइडिया होता है दैट makes up the title or that makes up the chorus, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, it is magical, yes, this life that I live, each day it gives something it gives each day, it is magical, absolutely beautiful, the life that I live, ठीक है। so it is magical की आगे बात, ठीक है। once I heard an angel singing when the morning was springing, peace, mercy, pity is the way world releases, once I heard an angel singing, ठीक है। so देखो, ये भी refrain है यहाँ पे, it is magical, ठीक है। मैं बहुत फास्ट नहीं मूव करी, मुझे किसने बोला था कि मैं बहुत फास्ट मूव करी, फॉरगॉट। इज इट फाइन नाउ? सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? फातिमा,
Is everything clear to you? बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्सेज आते हैं फातिमा से. वाजिद, is everything clear? निशा, मुअज्जम, मारवी, लाइबा, जाफर, अब्दुल जब्बार. अब्दुल जब्बार, आपने पुराने लेक्चर्स देख लिए? देख लिए, चलिए ठीक है. अब सब समझ आ रहा है आपको? Is there anything you want to ask? एक दफा खुद गो थ्रू करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. ठीक है, सही है. यस ठीक है, ओके मैम, हम बस 0.5 की स्पीड से देखेंगे आपका लेक्चर. नहीं, मैं आई डोंट वांट कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया करें. अच्छा, मैं इतना तेज एक तो मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज मेरे टीचर्स बहुत स्लो बोलते हैं, तो मुझे उनको 2 पे सुनना पड़ता है. तो मैं तेज बोलती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को स्पीड तेज करने का मौका ही ना मिले, उनको 1 पे ही सुनना पड़े. बट खैर, आई गेट इट, दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ यू, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगी आपसे. और अलमायरा, इज एवरीथिंग क्लियर? फातिमा, कितने क्वेश्चन आएंगे पोम में? लाइबा, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स मूड. मुझे मेरे हाथ में तो मैं तो पोम देती हूँ. बट खैर, फातिमा, इज एवरीथिंग क्लियर? निशा, ठीक है, मूविंग ऑन. रेपिटेशन की बात करते हैं. पोम चॉइस चॉइस नहीं होती? होती तो नहीं, पेपर में चॉइस नहीं होती. मिस रिफ्रेन समझा दें दोबारा? ओके, श्योर श्योर. देखो, रिफ्रेन का मतलब है इकरा के समथिंग दैट is the main idea, something that is repeated बार in the poem. ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे इट इज, जैसे तुमने ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉइंट में तो गाने सुने होंगे ना. ठीक है, उसमें एक कोरस होता है, एक लाइन होती है जो हर एक स्टैंजा के बाद बार बार आ जाती है. ठीक है, इधर भी सेम है. इट इज मैजिकल, इट इज मैजिकल, वंस आई हर्ड एन एंजल सिंगिंग, वंस आई हर्ड एन एंजल सिंगिंग. ठीक है, दैट इज व्हाट रिफ्रेन इज. ठीक है, समझ आ गया क्या? फातिमा का जवाब आए? फातिमा, मुझे बहुत टारगेट करना पड़ता है आपको, आप जवाब नहीं देती. 6 दफा बुलाओ, एक दफा जवाब आते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू रेपिटेशन. रेपिटेशन में देखो, इट्स अबाउट दी एक वर्ड को रिपीट किया जाए. ठीक है, एंड हिज लाफ, हिज डेयर, हिज श्रग. ठीक है, ये रेपिटेशन हो गई. ठीक है, अच्छा ओके, फातिमा को जवाब है. होप यू गाइस डोंट माइंड, मैं मजाक में बोल रही होती हूँ आप लोग को. सही है. एनीवे, रिदम की बात है. रिदम में द ऑर्डर्ड और फ्री अकरेंसेस ऑफ साउंड इन पोएट्री. ऑर्डर्ड और रेगुलर रिदम इज कॉल्ड मीटर. अच्छा, दिस इज देखो, इसमें आप लोग को बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है. फ्री अकरेंस और ऑर्डर्ड और रेगुलर रिदम, जैसे twinkle twinkle little star how I wonder what you are is ordered or regular rhythm. फ्री अकरेंस जो है ना, जिसमें कोई रिदम नहीं होता, जो ऐसे ही बनी हुई होती है, जैसे ये वाली पढ़ो, ये वाली, this one, just look at them. ये this is a free verse. ठीक है, this is not something जो रिदम पे बनी हुई है. ठीक है, moving on to sonnet. A poem consisting of 40 lines पे कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं. दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पोम. स्टैंजा क्या होता है? स्टैंजा के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. कपलेट, ट्रिपलेट, क्वाट्रेन, क्विंटेट, सेस्टेट, सेप्टेट एंड ऑक्टेव. बहुत ही वेird नाम है, बट होते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन जो होती है ना, वो बेसिकली हमारी होती है जब हम किसी, अच्छा इसको मैं याद से रखती हूँ कि पर्सोनिफिकेशन में पर्सन आता है. ठीक है, किसी पर्सन का एक एट्रीब्यूट हम किसी एनिमल को दे रहे हैं. जैसे मैं बोल दूँ द मून was smiling behind the clouds. ठीक है, और मैं बोल दूँ कि as I walked past, it was a happy day, so as I walked past by, the daffodils were dancing in the field, the wind was क्या कहते हैं, touching my skin. सही है, तो that is what is personification. ठीक है, सिमिली क्या होता है कि आप किसी दो चीजों को कंपेयर करो बट विद एन एज एंड लाइक, के एज स्मार्ट एज शकील, एग्जाम्पल. ठीक है, एज इजी एज एबीसी, एज ऐसे करके. ठीक है, तो जिसमें आप दो चीजों को कंपेयर करते हो विद लाइक एंड एज. ठीक है, तो शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर शेकिंग लाइक अ फ्रेशली कॉट ट्रॉट. अच्छा, इसमें हमेशा एज, हमेशा नहीं होगा एज इजी एज एबीसी. आप ऐसे भी सकते हो द टेस्ट वाज इजी लाइक एबीसी, दैट इज आल्सो सिमिलर. ठीक है, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एंड सिमिली इज समथिंग जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आई वांट टू स्पेंड माय टाइम ऑन इट. ठीक है, मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, पर उसमें लाइक और एज नहीं होता. ठीक है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट बोलना है कि टेस्ट वाज इजी एज एबीसी, तो दैट इज सिमिली. मैं बोलती हूँ टेस्ट वाज इजी लाइक एबीसी, सिमिली. बट अगर मैं बोलती हूँ ना द टेस्ट वाज एबीसी, दैट इज आल्सो कंपैरिजन विदाउट द लाइक एंड एज. तो ये मेटाफर हो गया. जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है अ ग्रीन प्लांट इज अ मशीन दैट रन्स ऑन सोलर एनर्जी.
the green plant is a machine that run on solar. तो अगर ये बोला तो ये मेटाफर है. अगर मैं बोलूँ green plant is like a machine तो वो simile हो गया. ठीक है. She stood in the altar shaking like a freshly caught trot. ये simile है. But अगर मैं बोलूँ she stood in the altar like a freshly caught trot. ठीक है. तो या मैं बोलूँ she stood in the altar हाँ like नहीं बल्कि she stood in the altar being a freshly या कुछ इस तरीके से अगर मैं बोलूँ या let me think about it. अगर मैं बोलती हूँ कि कोई भी सिमिली बताओ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी कोई. या as brave as a lion. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ कि while fighting the villain the hero was as brave as a lion, that is a simile. अगर मैं बोलती हूँ कि when fighting with the lion, when fighting with the villain the hero was brave like a lion, that is also simile. but अगर मैं बोलती हूँ कि the hero was a lion when fighting with the villain, so that is a metaphor. ठीक है. समझ आ गया. मूविंग ऑन. सबको समझ आ गया ये? कोई भी सवाल हो मुझसे अभी पूछ लो. दीज आर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. ठीक है. फिर ये एंड में बार बार इन पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आई कम टू द क्लास प्रिपेयर्ड इस सेंस में, तो बाद में उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. सबको क्लियर है? आशना, वाजिद, सोनी, शलीना, निशा, सवेरा, आलियान. ठीक है. मूविंग ऑन. गुड. चलो मूविंग ऑन. इमेजरी क्या होती है? इमेज मैम अगर हो के he became line तो you mean he became like? अगर आप like का बोलो तो मैंने अभी बताया कि जैसे मैं बोलती हूँ कि while fighting the villain he became like lion, तो वो भी he became brave like a lion, तो yes वो भी सिमिली मैंने बताया ना. पर like और as दोनों सिमिली होता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू इमेजरी. इमेजरी क्या होता है कि when you अच्छा आप लोगों ने जब अगर ओ लेवल्स क्या है आई डोंट नो अबाउट क्या मेट्रिक, अगर आप लोगों ने लेवल्स किया तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि टीचर्स बोलते हैं कि सेंसरी वर्ड्स यूज करो, इमेजरी वर्ड्स यूज करो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज माय फेवरेट फॉर्म ऑफ राइटिंग बिकॉज इसमें हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं. और द साइन ऑफ अ गुड राइटर, द साइन ऑफ अ गुड पोएट इज कि वो आपको इतना डिटेल में एक चीज बताए कि आप उसको इमेजिन कर सको. ठीक है. जैसे अगर मैं आप लोग को कोई सोच की चीज बताऊं जिसमें बोलती हूँ कि do this is the concept is कि I was walking. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ कि I was walking by happily and there were flowers all around and it was autumn and the weather was really nice. That is a simple sentence. That is a simple idea. इसको अगर मैं imagery इसमें इंक्लूड करूँ तो मैं बोलती हूँ as I walked past dancing the daffodils also seemed to join my rhythm and the yellow autumn leaves were whispering along the floor and the sky was smiling, the sun was shining behind the sun was hiding behind the clouds. ऐसे करके. Do you get it? Imagery में basically it helps you understand कि अच्छा क्या हो रहा है. या मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे किसी फ्लावर को डिस्क्राइब करना बोलती हूँ कि the pink soft petals of the flower made it seem like it was very delicate. That is what imagery is. लेकिन अगर मैं उसको imagery के तौर पे नहीं यूज करना चाहूँ तो मैं बोल दूँ कि the petals of the flower are very soft. ठीक है. आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उसको. तो इमेजरी इज समथिंग जो आपको इमेजिनेशन में हेल्प करे, इमेज आपकी बनाए माइंड में. ठीक है. एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे. It was dark and dim in the forest. The words visual images, basically adjectives and descriptive words, sensory words होते हैं. The children were screaming and shouting in the fields. He whiffed the aroma of brewed coffee. The girl ran her hands through a soft satin fabric. अगर मैं इसको हटा दूँ तो सिर्फ फैब्रिक ले लो. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि he smelled the brewed coffee, सही है. यहाँ बोल दूँ the children were shouting in the fields. It was dark in the forest. सही है. तो बेसिकली आप वर्ड्स को यूज करते हो इमेज बनाने के लिए इन द माइंड ऑफ रीडर एंड दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड राइटर. ठीक है. क्लियर हो गया सबको इमेजरी क्या होती है? Is everyone clear on this, guys? Great. ठीक है. आई लाइक यूज इन फिक्शन. हाँ फिक्शन में भी और लाइबल आप ना रियलिटी में भी यूज कर सकते हो कि अगर समझो मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ और मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट. ठीक है. एंड बहुत कम लोग होते हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स करना बहुत पसंद होती है. सो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती. तो फिक्शन में यूज करना इज इजी.
बट अगर आप रियल लाइफ में कुछ सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो इमेजरी. बेसिकली इमेजरी इज नॉट इमेजिनेशन. सही है. इमेजरी मीन्स कि जो आपका रीडर है, जो आपका लिसनर है, वो जो आप उसको बता रहे हो वो उसको इमेजिन कर सके. दैट इज व्हाट इमेजरी इज. यू गाइस गेट इट नाउ? ठीक है. मूविंग ऑन. सिंबल क्या होता है? सिंबल इज बेसिकली जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे. जैसे हाँ, डव डव इज अ सिंबल ऑफ पीस. और कोई बताओ सिंबल्स मुझे. जैसे रेड इज अ सिंबल ऑफ वायलेंस. ठीक है. या मैं बोलूँ ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. इस तरीके से. गेट इट? सिंबलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे इस एग्जांपल दीजिए. व्हाइट इज पीस. परफेक्ट. गुड. Jinx, Aliana, Lalina. Okay, example. We find symbolic value in Shakespeare's famous monologue in देखो, all the world's a stage and all the men and women merely pairs. They have. अच्छा, देखो, पोम को ना वैसे रीड नहीं कर सकते. ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन रियली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिस्ट इन देयर एंट्रेंसेस ऑन. अगर आपने ऐसे पढ़ा ना, तो जिसने लिखी होगी ना उसको हार्ट अटैक आ जाएगा. ऐसे नहीं पढ़ते. ठीक है. आप उसको कॉमर्स को ले, अभी तो टेस्ट है, बट आई एम टेलिंग यू, वैसे ही जनरल नॉलेज के साइंस में आप इसको ऐसे पढ़ते हो. ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिट्स इन द एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. ठीक है. तो आप उसको ब्रेक कर करके पढ़ते हो, पॉजेस दे दे के पढ़ते हो. बिकॉज पोम इज समथिंग जिसके बारे में पोएट्स बहुत टची होते हैं. तो इसको आप एज ए रीडिंग फॉर्म में, वैसे तो टेस्ट में तो आप कर सकते हो, बट जनरली स्पीकिंग नहीं करते ऐसे. ठीक है. अब ये डन विद लिटरेरी डिवाइसेस. वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एग्जांपल्स ऑफ पोम्स. कोई भी सवाल है इस पूरे डॉक्यूमेंट में से, कोई भी रिपीट जो आप लोग फर्स्ट टाइम पोम समझ आएगी. ओके. कोई और, किसी और को कोई सवाल, कुछ भी. अब्दुल जब्बार, अहमद, अलीना, अलियान, अलमायरा. एट दिस पॉइंट मुझे सबके नाम याद हो गए. शलीना, सोनी, लाइबा अशरफ, लाइबा जाफर. लाइबा जाफर, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम लाइबा जाफर. लाइबा अशरफ का रिप्लाई आता है. ओके, ग्रेट. सही. चलो, सबको क्लियर है. मूविंग ऑन. सवेरा, इज इट क्लियर टू यू? ओके, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द शॉर्ट पोम्स. ठीक है. शॉर्ट पोम्स का नाम इसलिए हमने दिया है कि आप लोग घबराएं नहीं. ठीक है. ये लेंथ वैसे आती तो नहीं है, बट ये हम पहले करेंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो थोड़ा सा. ठीक है. आज हम वी आर गोइंग टू मोस्टली, मैम ये सिंबल का एग्जांपल. ओके, देखो, सिंबल्स होनी बेसिकली आपने सुना होगा ना कि जैसे जब आप किसी को कुछ पीस का भेजो तो आप वो एक टू जो है वो टू फिंगर्स वाली साइन भेजते हो फॉर पीस, या आप डव का पीस का साइन भेजते हो, या आप जब आप जैसे रेड एक सिंबल है फॉर वायलेंस. सही. तो बेसिकली सिंबल जो एक चीज किसी एट्रीब्यूट से जॉइंट होती है तो उसको सिंबल कहते हैं. सही. जैसे white is a symbol of peace, dove is a white is a symbol of peace, dove is a symbol of peace, red is a symbol of violence, or yellow is a symbol of sunshine. ऐसे करके. ठीक है. An arbitrary sign is written upon that has acquired a convent. बहुत ही जो है ना गूगल टर्म्स वाली डेफिनेशन बताई है अक्सर ने, बट आई अप्रिशिएट इट. ठीक है. ओके, चलो मूविंग ऑन. सोनी, आपको समझ आ गई? किसी और को कोई सवाल है, कुछ रिपीट करवाना है, कुछ भी, एनीथिंग? चलो, मूविंग ऑन. चलो, पहले आज आवर मेन गोल फॉर टुडे इज कि हम दो, अगर जितना भी टाइम है, आई प्रिपेयर्ड 3, बट जितने भी दो भी हो जाए कोई मसला नहीं है. आई वांट यू गाइस टू रियली नो कि हाउ टू इंटरप्रेट ईच लाइन ऑफ अ पोम. ठीक है. सो वी गोइंग टू स्टार्ट. अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आई वांट, अच्छा, द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी. ये देखो, ये एक लाइन में नहीं है. तो ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस थी? मूविंग ओवर. देखो, एक लाइन नहीं था. जो हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं, तो बिल्कुल शुरू में हमने एक लाइन एक पढ़ी थी हमने, लिटरेरी डिवाइस, जिसमें ब्रेक क्या हुआ था. ये इंजैम्पमेंट. सही है. ये क्वेश्चन में आएगी ना, दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ये रहा, देखो यहाँ पे. सही है. सो दिस वाज, ये आप लोग को ऐसे हेल्प करेगी लिटरेरी डिवाइसेस टू अंडरस्टैंड. चलो, अब पहले हम रीड कर लेते हैं इसको, देन वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट सही से कि इनका मतलब क्या है. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drooped. ठीक है. एक साथ इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन
एक एक वन स्टेप एट अ टाइम लिटरली, ठीक है। द वे अ crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। इसका मतलब क्या है कि एक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ था, ठीक है। उसने जो पिजन बोली सॉरी, जो बर्ड जो शेक करते हैं, जो स्नो नीचे गिराई उसने। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डिहाइड्रेट। अच्छा, इसको पढ़ के आप लोग को क्या लग रहा है कि ऑथर का पहले मूड कैसा था? Was it happy or was it sad? Bad. Why did you decide? How did you decide that? What is one word here जिससे पता चल रहा है कि ओ इसका मूड जो है ना वो खराब था? Anyone? Rude. Perfect. Good. Good. Nice. Rude. Okay. Rude का मतलब क्या है? Rude का मतलब है regretted. ठीक है? इवन इफ यू डोंट नो तो मतलब इसको पढ़ के आपको वैसे ही लग रहा है कि कोई नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। सो इन व्हाट मूड वाज दी, तो समझ आ गया कि ये तो बिल्कुल, ये पोम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही है। ये सरीना आई गॉट इट, मैं कोई मसला नहीं है। इसमें समझ आ गया सबको कि क्या हुआ था। ये तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। सो हम इसके उस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर? बताओ, बहुत इजी है ये तो पहला वाला। सैड एंड इवन if आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एक ही जो है ना वर्ड बनाओ भाई साहब है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, समझ आ रहा है सबको? कोई ऐसा बंदा है जिसको पो में समझ नहीं आई अभी तक? राव, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? मुअज्जम आज वो नहीं आया, वो मुकीम, मुकीम वाज हियर लास्ट टाइम, राइट? वी हैव अ मुकीम इन दिस क्लास ना? ही इज नॉट हियर टुडे। अच्छा, okay. अच्छा, क्या बंक करेगा ऑनलाइन क्लास से? अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट आंसर? ओके, द वे अ क्रो shook down me, the dust of snow from a hemlock tree। वो बेसिकली कह रहे हैं कि एक ट्री है, मैं आपको इमेज बता के दिखा रही हूँ, ठीक है। सीरीज में आर्ट, उस पर क्रो बैठा हुआ है, नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। एक क्रो ऊपर बैठा हुआ है, उसने जो है ना, स्नो है ट्री के ऊपर, दिस इज अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। उसने स्नो शेक करी है एंड दैट फेल ऑन मी, दैट इज व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट, ठीक है। समझ आ गया जिससे पूछा था सवाल? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट स्नो ऑन द पोर्ट? ये भी बहुत आसान सवाल है, बताओ। बी, परफेक्ट, नाइस, चलो गुड। इसमें तो सब आंसर करें, जब थोड़ी डिफिकल्ट आएगी ना फिर मैं वही पार्टिसिपेंट्स को पकड़ पकड़ के जवाब देने वाली करूंगी, तो उसमें फिर सब नहीं बोलेंगे। अभी तो सही है, पहली पोएम है। व्हाट वाज सेफ फॉर द पोर्ट? परफेक्ट, सी इज द आंसर, ग्रेट। इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ऐसी आनी नहीं है। सो मूविंग ऑन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया एकदम से मुश्किल। व्हाट डू द क्रू एंड हेमलॉक सिंबलाइज? इसका आंसर बताओ कोई, अपनी आ रही जवाब। बी, ओके। एनीवन एल्स? द करेक्ट आंसर इज ए। मैं बताती हूँ क्यों। व्हाई इज इट ए? मैंने यहाँ पे आप लोग को हिंट, गुड गुड शलीना एंड निशा, ये हिंट दी थी यहाँ पे। ये पॉइजनस ट्री है, बता रही हूँ अहमद, ये पॉइजनस ट्री है, ठीक है। सो एक पॉइजनस ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, उसने जो है ना शेक करके स्नो गिराई है अपनी, ठीक है। तो क्रो जो है ना यहाँ पे इस समवन जो जॉय दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ए डी में कंफ्यूजन थी, राव मेरे पास ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, बिकॉज ये एक आदत बन जाती है, फिर बहुत बड़ी एडिक्शन हो जाती है कि मुझे इसमें उस पर कंफ्यूजन थी। कम टू मी क्लियर कि मुझे ये आंसर था नहीं था, बस, ठीक है। बी ऑनेस्ट योरसेल्फ विद देम, ठीक है। और मैं डांटी नहीं, मैं एक एडवाइस दे रही हूँ सिंसियर। और सौरो जो है ना, हेमलॉक पॉइजनस है, इसलिए उसको सौरो से डिपिक्ट किया जा रहा है। और क्रो जो है ना, उसको जॉय जॉय की उससे, क्योंकि क्रो ने शेक करके उसका मूड अच्छा किया। और हेमलॉक ट्री, देखो यहाँ पे ट्री क्यों नहीं बोला, हेमलॉक क्यों बोला है? हेमलॉक इसलिए बोला है बिकॉज इट्स अ पॉइजनस ट्री। सो बेसिकली वो कह रहे हैं पॉइजनस ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा था एंड दैट क्रो प्रोवाइडेड मी जॉय इवन इफ द ट्री वाज पॉइजनस। डज दैट मेक सेंस टू यू गाइस? बाकी देखो, डी तो है ही नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स अ टाइपो और नॉट, बट आई डोंट थिंक इट्स अ टाइपो, तो डी तो आंसर ही नहीं। क्रो क्रो की बात हो रही है, डार्क और लाइट की बात तो नहीं हो रही। क्रो इज नॉट डार्क,
Crow is something that bought good things for the author, see for the poet. तो A और B और C तो हो नहीं सकता, ठीक है? D में crow crow की बात हो रही है, A आ गया आंसर आपका। सही है, समझ आ गया सबको? Is everyone clear on this? Fatma, are you clear on this? Abdul Jabbar, are you clear on it? अच्छा फातिमा, can you please answer question number 5? ओके बता दिया, चलो इसने छोड़ दो। What does the poet mean when he says it saved some part of the day? D आंसर है perfect, easy easy easy, very easy, ठीक है? कोई सवाल इसमें? Anything? अब्दुल जब्बार, can you please change your settings to everyone ताकि सब देख सकें आपके messages? Is everything clear इसमें, पहली पोम में? Yes yes, D है, हो गया सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? This is a very important class, and I feel this is the one of the most difficult class of the entire classes that we have had. ठीक है, it is important कि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है? And सबको सब क्लियर है? मूविंग ऑन टू फॉर्म नंबर 2। टेस्ट में भी यही आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑल माय प्रेयर्स विद यू गाइस। लेकिन अगर आई ना अहमद, तो फिर कट ऑफ बहुत हाई होना। बट खैर, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है? ये वाली पढ़ते हैं, दिस इज डिफिकल्ट, तो इसमें भी गोइंग टू टेक आवर टाइम, ठीक है? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। अच्छा, ये ना नेवर का वर्ड बहुत यूज होता है, बेसिकली इज नेवर, ठीक है? बाय दोज हु नेवर सक्सीड टू कॉम्प्रिहेंड a nectar requires source need. What does this mean? मतलब क्या है? Anyone? अच्छा मैं पूछूंगी, मुझे कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा अभी। मुझे बताएगी आशना, बताएगी। What do you think it means? You can be wrong, it's completely okay, but I just want you to try. बाकी सब भी सोचें। What is the meaning of the first sentence? आशना, this is not a test, don't worry. मुझे बस बताओ, what do you think it means? So एक काम करो, read this entire read this entire poem everyone, take a minute, think about it, ताकि आप लोग को थोड़ा सा familiarity हो जाए, and then I'm going to success matter more for the loser than ever. Great. लेकिन मैंने अभी ऊपर बोला है, मैं जिससे पूछूं वो बताए। I don't want to be strict guys, but please rules सुन लो, because I want everyone to participate, ठीक है? You guys are right and I appreciate the participation a lot, but जिससे Alina, you guys are absolutely right, ठीक है? अच्छा, अब read the entire thing, ठीक है? Take a minute, reflect on it. मैं चाह नहीं रही कि मैं आप लोगों को बता दूं सामने से। I want you guys to think about it. Take a minute and think about it, ठीक है? You guys have a minute to read the entire poem. पढ़ ली सबने? Everyone done with it? Okay, great. कुछ भी समझ आया है? One thing. कोई भी एक चीज मुझे बताओ that you got in the poem, because this is important कि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। Any one thing that you think that was, कोई भी एक पैरा। अच्छा, what was the पैरा जिसमें आपको बिल्कुल भी लास्ट टाइम, मैं यही पूछने वाली थी, लास्ट टाइम में नहीं समझ आया? ओके, सेकंड स्टैंडर्ड समझ आ गया है सबको? अच्छा, जब आपको नहीं समझ आए ना पोम, तो द वे टू डू इट कि एक एक वर्ड को रीड करो। रीड मतलब रीड नहीं, रीडिंग, रियली रीडिंग कि अच्छा वो क्या कह रहा है, ठीक है? चलो लेट्स गो विद इट। आशना, आई स्टिल डिडंट गेट अ रिस्पांस फ्रॉम यू। मुझे याद है कि आपने जवाब नहीं दिया है, बट ओके। अमानी, कैन यू एगोनाइज? बताती हूँ। अच्छा आशना, आप मुझे बताओ,
What do you think the first stanza means? Agonize को मतलब मैं बताती हूँ. पहले मुझे बताओ, what do you think the first stanza means? सिर्फ आशना बताएगी, ठीक है? ये क्या बोल रहे हैं? Did I miss something? Nectar definition. Did I ask something? But I forgot that I asked. आप लोग पूछ रहे नेक्टर क्या होता है क्या? अच्छा, आशना मैं जब सवाल पूछती हूँ तो गायब हो जाती हैं, फिर एकदम से जवाब आ जाते हैं. अच्छा खैर, okay, since we don't have time, we're going to move forward. Success is counted sweetest by those who never succeed. इन दो लाइंस का मतलब है कि जिनके पास, जैसे ऊपर किसी ने बोला था, आई रिमेम्बर, कि जो विनर्स होते हैं उनको कदर नहीं होती, ठीक है? विनर्स डोंट वैल्यू इट. सक्सेस इम्पोर्टेंट है, सही है. अब वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो लूज कर रहे हैं, ठीक है? टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स स्टोरेज. इसका मतलब है कि किसी नेक्टर, किसी मीठी चीज को, किसी मीठी चीज की वैल्यू को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए पहले आपको उसकी बहुत नीड होनी चाहिए. बेसिकली जिसको जरूरत होती है उसी को उसकी कदर होती है. दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग. टू कॉम्प्रिहेंड द नेक्टर रिक्वायर्स. नेक्टर और सोरेज का मतलब यहाँ पे है, nectar means something very sweet like success, and storage का मतलब है having the ultimate urge या ultimate need कि मुझे ये चाहिए. समझ आ रहा है? is do you guys get it? कि to understand the value of something you need to have the understand the value of something, you need to need it sorely. ठीक है? Is everything clear up to this point, guys? Anyone having a question? Abdul Jabbar, I'm asking you, but I hope you don't mind. I'm asking you, Barbara, because this is your first class, so I want you to be clear on everything. Wajid, अच्छा वाजिद का रिप्लाई आ गया. सोनी, शलीना, सवेरा, राव, निशा, मायरी, लाइबा अशरफ एकदम गायब हो गई वापस. लाइबा, जाफर, इकरा, अक्सा, सब क्लियर है सबको? हर चीज क्लियर है ना? नो क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगा आप लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं है. खैर, अच्छा क्लियर है ना सबको? बस ठीक है. चलो, मूविंग ऑन टू स्टैंडर्ड नंबर 2. Not all of the not one of all the purple host who took the flag today. हाँ, first time I know first times are बहुत easy है, आगे मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है? Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory, as he defeated dying on those forbidden air the distant strains of triumph burst agonizing clear. कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा इसमें से, है ना? बट इसको रीड करते हैं एक लाइन को. Not one of all the purple host who took the flag today. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिनकी आज जीत हुई है, those who have won. यहाँ पे फ्लैग की बात हो रही है, मतलब वॉर की बात हो रही है. द वन हु कैन नेवर टेल द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्लियरली. हाँ, वो मैं बता, यू राइट, बट किससे रिलेटेड बताने, वो वॉर के. वो बेसिकली कह रहे हैं कि दोज हु हैव वन द वॉर यहाँ पे जरूरी नहीं है, बेसिकली द बैटल, द वॉर या समथिंग, उनको who to flag की बात का मतलब है कि those who have won the war can never not one of, उनमें से कोई एक भी क्लियर डेफिनेशन नहीं बता सकता विक्ट्री की. कैन नेवर, why बताती हूँ, can never tell the true meaning of victory. Why? As he defeated, जो हार गया है, मर रहा है, मतलब जो अपोजिंग टीम में मर रहा है, on whose forbidden air, जिसके कान में दूसरों की ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, दूसरों की विक्ट्री की आवाजें, और अपने एगोनाइज का मतलब पेनफुल, दर्द की आवाज क्लियर है. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो सामने वाले, द वन हु इज डाइंग इन द ऑपोजिट
team only knows the pain that the congratulatory shouts bring. डिफीटेड का मतलब वो जो हार गया, जो जैसे जिसको सक्सेस नहीं मिली बेसिकली। सही है। इसमें आई नो सवाल होंगे, बट ये जो मैंने मतलब बताया है ना, आई होप यू गाइस आर नोटिंग दिस डाउन, क्योंकि आप लोगों को ये रीड करने में जो है ना आसानी होगी फिर। ठीक है, सवाल, ब्रिंग ऑन द क्वेश्चंस, आई एम रेडी। जो नहीं समझ आया पूछो। नो क्वेश्चंस? ओके। सक्सेसफुल persons can tell what is success or success for them. ये तो तुमने alliteration बना दिया शकील। Successful persons can tell what is success or success for them is more than those who can't succeed it can only know meaning of success. Yes, you're right, you're right. And इसी ideology, इसी theory को इन्होंने समझाने के लिए एक war की example दी है कि जो winning side पे होता है ना उसको कदर नहीं होती, जो सामने वाली साइड पे मर रहा होता है, जो हार गया होता है, जो जमीन पे लेट के मर रहा होता है, जो हारा हुआ होता है, उसके आवाज, उसके कान में जो कॉन्ग्रेचुलेट, जो विनिंग टीम की जो आवाजें गूंज रही होती है ना, वो उसका पेन सिर्फ वही समझ सकते हैं, उसी को सिर्फ सक्सेस का मतलब समझ आता है। सही है। यस, यू आर राइट। It's not कि those who can succeed, it's basically those who don't succeed. Last stanza डिफाइन कर देंगे श्योर। देखो, एज ही डिफीटेड क्राइम, वो इसकी इससे रिलेटेड है कि जो जीता वो तो अलग, ठीक है। अब जो मर रहा है, जो हार गया है, जिसके फॉरबिडन कान पे, मतलब जिसके कान में ये आवाज जानी नहीं चाहिए थी, मतलब बेसिकली देयर सेइंग कि एक बंदा जो हार चुका है अपोजिंग टीम में से, जिसको सक्सेस नहीं मिली, वो जमीन पे लेटा हुआ है, ठीक है। एंड उसके लिए बहुत पेनफुल है सामने वाली विनिंग टीम की कॉन्ग्रेचुलेटरी वॉइसेस, उनकी विक्ट्री वॉइसेस सुनना, ठीक है, बिकॉज उसको बहुत पेन हो रहा है। यहाँ पे फॉरबिडन इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि ये जो विक्ट्री वाली वॉइसेस है, ये इसकी आवाज में आनी नहीं, उसको उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, बिकॉज ये उसको और पेन पहुंचा रही है। इज दैट क्लियर? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इकरा, इज इट क्लियर नाउ? इकरा, इज इट क्लियर? Okay, it's clear now. ठीक है. Moving on to the questions. The poem can be summarized by which one of the following sentences? अब मुझे इसका आंसर भी कोई नहीं बताएगा, मैंने पहले बोला, ठीक है। इसका आंसर मुझे जो है वो Almira, you'll tell. Is it Almira or is it Almira? I'll feel really bad if I'm pronouncing it wrong. Is it with an E or is it with an I? Okay, you're saying A. नाम वाली बात का जवाब दिया, but चलो moving on. Yes, it's A. ठीक है, it's very clear. A है इसका आंसर, ठीक है। Why is it A? किसी को समझ नहीं आया अभी तक? Why not B? Good question. Let's go with success is best won through hard work. ऊपर हार्डवर्क की कहीं बात नहीं हुई, ऊपर सिर्फ ये बात हुई है कि जिनके पास नहीं होती सक्सेस, उनको कदर होती है। हार्डवर्क की बात नहीं हुई, ऑल्दो मे बी यस इट्स ट्रू कि सक्सेस इज हार्डवर्क, बट यहाँ पे पोम की बात में तो ये नहीं आ रहा ना वाजिद। सी इसलिए नहीं हो सकता, विक्टर इज ऑलवेज बेटर ऑफ, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि जो जीता है, ओके, नाइस, आई लाइक दिस स्पेलिंग। सी है कि जो जीता है वो हमेशा बेटर होता है, बेटर ऑफ होता है, एज इन वो हमेशा ज्यादा खुश होता है। दैट इज नॉट द ट्रू आइडिया ऑफ द passage, ठीक है। D is the success comes only to those who risk and persevere. No, that is not what the passage is talking about. The answer is A.
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है the word comprehend in line 3 most nearly means to comprehend a nectar requires source need. Comprehend का मतलब है to truly know the value of a nectar, आपको उसकी नीड होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो है आपका सी है। ठीक, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेज व्यू। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो सी है। परफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड्स डे। अच्छा, दिस ये क्वेश्चन आप लोग आंसर नहीं कर सकेंगे, दिस इज ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को सारे समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन, अच्छा आई वांट यू टू मेक नोट्स ऑफ दिस। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? एनीवन जिसको पता हो? इतने अच्छा सर्च नहीं करना है, खुद की नॉलेज से किसी को पता है? नो, नहीं पता। गुड, आई लाइक द ऑनेस्टी। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन की बात आ जाए, वही जो हमने यहाँ पर एक ये पढ़ा था ना, ये वाला क्या था ये, एक सेकेंड, ये वाला एंटीथेसिस, ठीक है। तो ऑक्सीमोरॉन की लिटरल डेफिनेशन है अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच अपैरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन, ठीक है। तो आई वांट यू गाइस टू मेक नोट ऑफ दिस, ताकि जब आप लोग फिगरेटिव स्पीच कर रहे हो खुद से रिवाइज, तो आप लोग को आइडिया हो जाए, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन इज कॉन्ट्रडिक्शन। कैसे कि मैं बोलूं कि जैसे मैंने बताया ना कि दिस इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ऐसे, ठीक है। या बल्कि ऑक्सीमोरॉन इस समथिंग हो सकता है, एंड सेकेंडली ऐसे भी हो सकता है कि मैं बोलूं ही इज, क्या कहते हैं, जैसे एक वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि ही, जैसे समथिंग दैट इज फॉल्सली ट्रू, जो सच में ट्रू नहीं है बट दैट इज फॉल्सली ट्रू, गेट इट? ये ऑक्सीमोरॉन, दिस इज द, इट इज अ डार्क डे, नहीं, या ओके, यस यू कैन से दैट, यस कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि डे भी है और डार्क भी है, यस, बट डार्क, हाँ चलो हाँ कह सकते हैं, ठीक है। इट इज अ ब्लैक डे भी कह सकते हो आप, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है बेसिकली। और एग्जांपल्स देखो और है, जैसे, और एग्जांपल्स अगर आप सोचो तो समवन इज प्रिटी अगली, ठीक है। या मैं बोलूँ कि माइनर क्राइसिस, या मैं बोलूँ जैसे बिटर ट्रुथ। बिटर ट्रुथ तो नहीं, बिटर जैसे तुमने अहमद आपने बोला ना कड़वा सच, नहीं, बिटर ट्रुथ, बिटर का ऑपोजिट इज स्वीट, ट्रुथ का ऑपोजिट इज फॉल्स, तो एक दूसरे का ऑपोजिट यूज नहीं हो रहे ना, तो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। प्रिटी अगली, प्रिटी इज, प्रिटी मीन्स प्रिटी, उसका ऑपोजिट अगली है, दोनों साथ यूज हो रहे हैं। फिर जैसे जैसे अगर बोलती हूँ कि माई ट्रिप टू बाली वाज अ वर्किंग हॉलीडे, वर्किंग हॉलीडे, वर्किंग भी हॉलीडे भी, तो समझ आ रहा है? ऑफ दिन में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है वर्ड्स के बीच में। डज दैट मेक सेंस नाउ गाइस? एक और एग्जांपल दूं आपको, शॉर्टली टॉल, ओके, बट व्हाट डज दिस मीन? वन मोर एग्जांपल, चलो आप लोग दो ना अभी, ओके। जैसे मैं बोलूं कि, जैसे मैं बोलती हूँ कि फातिमा, व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे मैं आपको बोलती हूँ फातिमा इसका डिफरेंस मुझे बताओ, आपने मुझे कहा कि इसका डिफरेंस ये है, तो मैं कहती हूँ नहीं इसका डिफरेंस ये है, एंड जो आप और मैं कह रही हूँ वो बात सेम है, बस पैराफ्रेजिंग है, तो आपने कहा हाँ दैट इज द सेम डिफरेंस, समझ आया? दैट इज द सेम डिफरेंस, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। फिर जैसे एक और मैंने बोल दिया साइलेंट स्क्रीन, ठीक है, ग्रोस स्मॉलर, परफेक्ट, गुड। फिर मैंने बोल दिया ओनली चॉइस, ठीक है, ओनली भी मतलब एक, और चॉइस का मतलब एक से ज्यादा, डिफरेंट हो गया। अनबायस्ड ओपिनियन हो गया, ठीक है। फिर जैसे कांस्टेंट वेरिएबल हो गया कि कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी है, ठीक है। फिर जैसे अलोन टुगेदर हो गया। फिर समझ आ गया? हाँ, ब्लैक डे, अब तो समझ आ गया ना सबको, ठीक है। चलो अब मूविंग ऑन टू द डबल इंट्रॉन डे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? ये बेसिकली मतलब होता है डबल मीनिंग, ठीक है, डबल मीनिंग होता है इसका मतलब, सही है। फेमिनिन राइम और स्लांट राइम क्या होती है? फेमिनिन राइम वो राइम होती है कि जैसे बेसिकली जैसे स्ट्रेस्ड और ड्रेस्ड, वो वाली राइम होती है। और स्लांट राइम क्या होती है? कि जिसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज हो जाए,
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज हो रही है। जैसे ये देखो, ये विक्ट्री और डे है ना, हालांकि दोनों के एंड में वाई आ रहे हैं, बट दिस इज अ स्लैंट राइम, विक्ट्री एंड डे, सही है, तो दिस इज अ स्लैंट राइम, ठीक है। फेमिनिन नाउन के एग्जांपल्स अगर बोलो तो मीजल्स एंड वीजल्स, वर्म एंड स्वॉर्म, ये हो गई। अगर स्लैंट के आप एग्जांपल्स और पूछो तो लेट मी थिंक अबाउट इट। स्लैंट के एग्जांपल्स, जैसे, बल्कि ये जो पैसेज है ना, इसी में भी ये भी स्लैंट की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डे एंड विक्ट्री, सही है, दैट इज नॉट राइम परफेक्टली, सही है, थोड़ा खुल के एक्सप्लेन करें। क्या एक्सप्लेन करूँ लीना, बताओ मुझे, व्हाट इज दैट वी आर नॉट गेटिंग। अच्छा देखो, स्लैंट में जैसे मैं बोलती हूँ men and tan, men and tan, that is a slant, सही है, क्योंकि ये दिस अलग, अगर मैं मैन और टैन बोलती हूँ ना तो भी स्लैंट है, क्योंकि देखो हम मैन नहीं, मैन एंड टैन, बल्कि दैट इज राइट, मेन एंड टैन नहीं, कट एंड मैट, दैट इज नॉट राइमिंग। अच्छा चलो, जैसे एक और बोल दो, मैट एंड फ्रेट, एग्जाम्पल, देखो सेम प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मैट एंड फ्रेट, तो इट्स अ स्लैंट वन देन, कि हो नहीं राइम बट परफेक्टली नहीं हो रही, ठीक है। और एक मैं बोलती हूँ मैट एंड सैट, दैट इज फेमिनिन राइम, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? अलीना, इज इट क्लियर नाउ? ओके ग्रेट। चलो अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेम मीनिंग नहीं है, प्रोनाउंस, सैट और, सॉरी, मैट और फ्रेट की सेम मीनिंग होती है क्या इकरा? आंसर इज डी, इट्स नॉट द सेम ना, एग्जैक्टली, डे और विक्ट्री की सेम होती है क्या? नहीं ना, इट्स बेसिकली अ स्लाइट राइम, स्लांट होता है ना यूं करके, कि इट्स नॉट द सेम बट इट्स अ राइम नॉनदलेस, पूरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी राइम हो रही है, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके जो है ना 3 का आंसर हमारा डी हो गया। मूविंग ऑन टू 4 है नहीं इसमें, और 5 पे मूव ऑन करें। The alliteration of the first stanza serves to, चलो मुझे 5 का आंसर बताओ। डी, अच्छा डी इसका आंसर बोल रहे हैं आप लोग क्या, पिछले वाले क्वेश्चन का? इसका आंसर मुझे बताओ। ई, नाइस, एक्सरसाइज राइट, गुड। व्हाई इज इट ई? चलो एक्सप्लेन, अक्सा एंड आशना एक्सप्लेन इट टू मी। You can be wrong, it's okay, just explain it to me. Aksa, Ashna and Alina, now तीनों, just online explainer, why do you think it's E? वाजिद, अब आप भी सब एक्सप्लेन करो मुझे, जिन्होंने ई बोला है ना, प्राइवेट में मुझे मैसेज करो, व्हाई डू यू थिंक इट्स ई। ये समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रही हूँ, आई जस्ट वांट टू हियर देयर एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन के टाइम सब भाग जाते हैं। आशना, अक्सा, अलीना, वाजिद, आई एम वेटिंग। यू कैन बी रॉन्ग, दिस इज नॉट अ टेस्ट, मुझे बस देखना है कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड योर ई, व्हिच इज राइट बाय द वे, सो गुड वर्क। बी इज नॉट, ई इज द राइट आंसर। आई वांट टू हियर कि ई क्यों बोला आपने मैम, मुझे लगता है इसीलिए कि साउंड का जिक्र पोएम में था, ठीक है, ओके। अक्सा, साउंड का जिक्र पोएम में था मतलब, आई डोंट गेट व्हाट यू आर सेइंग।
which was hard to listen. अच्छा basically you're saying कि जो एयर वाली बात है, अनिल you're saying कि एयर वाली बात है वो इसलिए because E में explained है. वाह वाह वक्सा. The word sound. अच्छा. I think because it's a better option. Yes, it is a better option, obviously, but why? मैम दूसरे ऑप्शंस के हिसाब से ई बेटर है. अच्छा चलो, why is E better? देखो जब आप ये पढ़ते हो ना, success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend the nectar requires so sweet. अब इसमें जो same success sweetest succeed, ठीक है, need nectar. This creates a very appealing thing कि अच्छा, this creates basically a soothing अच्छा ये सक्सेस की बात हो रही है एंड कन्विंसेस द रीडर. ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं यूज करूँ तो मैं बोलूँ सक्सेस इज काउंटेड fruitful by those who never succeed. To comprehend the nectar requires sorest wanting. Get it? So that makes sense, but that does not give the same effect. अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ success is counted sweetest SSS and N, और मैम इसमें complete explanation given है in option number E. अच्छा ठीक है, सही है, समझ आ गया सबको ई क्यों है. देखो हम बाकी सारे ऑप्शन से गो थ्रू करते हैं. अलिटरेशन कॉम्प्लीमेंट द एसोनेंस इन दी. अच्छा इस पे आखिरी में आता है एसोनेंस का मतलब, आप लोगों को बताऊंगी. हाईलाइट द एनवियस टोन. कोई एनवियस टोन नहीं है इसमें, ठीक है. एनवियस का मतलब होता है जलने वाली, गुस्से वाली. दैट इज नॉट टोन. सूद द रीडर. रीडर को काम करने के लिए तो नहीं हम फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट स्टैंजा को ऐसा बनाएंगे, फिर तो हर को बनाना चाहिए था. कंट्रास्ट दी कॉन्सेप्ट. अच्छा कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंस क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? कॉन्सोनेंस बेसिकली होती है आपकी ओपिनियंस और एक्शंस के बीच में कंपैटिबिलिटी. तो बेसिकली देयर इज सेइंग कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के बीच में कंपैटिबिलिटी हटाने के लिए जो है ना, इस तरह ने सेकंड इस तरह बेसिकली वो कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने किया है. बट दैट इज नॉट ट्रू. ये इफेक्ट नहीं है इसका इफेक्ट है टू मेक सक्सेस साउंड वेरी स्वीट. ठीक है. और एसोनेंस का मतलब जो है वो किसने बोला है? अब्दुल जब्बार ने बोला है टू रिलेट. अच्छा कोई और, एनीवन एल्स? एसोनेंस का मतलब क्या होता है? एंड यू राइट, एसोनेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम पोएटिक लैंग्वेज की बात करें ना, तो एसोनेंस का मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल, लेट मी सर्च एंड टेल यू. Okay, it means resemblance of sound between syllables of nearby words arising particularly from the rhyming of two or more stressed vowels but not consonants. ओके सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि राइम की वजह से अलिटरेशन यूज की है, व्हिच इज नॉट ट्रू. अगर ये मतलब दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस स्वीट सक्सीड मतलब पूरे उसमें यूज हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इट इज टू अपील, सक्सेस की अपील को दिखाने के लिए जो है ना उन्होंने यूज किया है. इज दैट क्लियर गाइस? कहाँ गए सब, क्या हुआ है? यस ओके, सब सब जवाब देंगे मुझे. शलीना ने दे दिया, सॉरी, फातिमा, लाइबाज, शकील, शबीर, everyone. चलो, we don't have time to start a new poem because ये वाली लंबी है, so I'm going to end the class over here today. ठीक है, and I hope I know आप लोग को थोड़ा मसला हुआ होगा, but I hope कि I was able to resolve सारी poem की queries. And कोई भी सवाल, कुछ भी, anything related to today's, anything other than this, कोई सवाल है, या should I end the lecture for today? सब समझ आया है सबको? How was it? Did you find it difficult? नहीं काफी समझ आई मैम, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. नहीं काफी समझ आई मतलब समझ आया या नहीं आया? टेस्ट में कितनी लेंथ, इतनी ही लेंथ नहीं, वो डिपेंड करता है रीडर पे. चलो आई एम ग्लैड शबीर क्या, शकील, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको समझ आया है. एंड सी एंड डी क्या, एक सेकेंड,
क्या पूछ रही हो आप कि क्वेश्चन नंबर 3 का बताना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, रुको। क्वेश्चन नंबर 3 समझाना है दोबारा, वेट। क्वेश्चन नंबर 3 किस वाले का बोल रही हो आप शरीना? सॉरी अमानी, सॉरी अमानी, कौन कौन से आप उसका बोल रही हो क्वेश्चन नंबर 3? फर्स्ट का या सेकंड वाले का? अच्छा, फेमिनिन राइम वो होती है जो परफेक्टली राइम करते हैं, जैसे स्टार, हाँ जैसे स्टार आर, ठीक है, मैट सैट, ठीक है। और जो स्लांट राइम होती है ना, वो बेसिकली सटल राइम होती है। सटल का मतलब है स्लाइट सी राइम होती है, लेकिन वो परफेक्टली राइम नहीं करती, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं बोलती हूँ मैट एंड फ्रेट, ठीक है, सैट एंड मेट, men and tan, women and tan, समझ आ रहा है? जो राइम स्लाइटली कर रही होती है बट स्लांट में करती है। वेरी सॉरी, क्या? अच्छा, एनीवे अमानी, इज इट क्लियर नाउ? वेरी सॉरी, यस यस, अच्छा सॉरी, यू गिविंग एग्जांपल, हाँ राइट, वेरी एंड सॉरी, यस, आई वाज आस्किंग एंड कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी सबको सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो आई एम स्टॉपिंग स्क्रीन शेयर नाउ, ठीक है।